एक मिनट बेटा, एक मिनट। एक और चीज, आज मैंने 11th वालों को जीआईएफ के ग्राफ्स बनवाना सिखा दिए हैं, बेसिक ग्राफ्स, क्वाड्रेटिक में अगर जीआईएफ लगा दो तो, और प्रॉपर्टीज पे एक आध दो क्वेश्चंस, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस। तो अगर किसी को स्पेशली न्यू स्टूडेंट जिसको जीआईएफ के ग्राफ्स या जीआईएफ की प्रॉपर्टीज में दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं आज का लेक्चर उन बच्चों को सेंड कर दूंगा। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है, पुराने भी कोई स्टूडेंट्स हो तो मैं उनको भेज दूंगा, क्योंकि अब ये 11 में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा मैं, तुम्हें जो चाहिए हेल्प 11th क्लास के टॉपिक्स की वो तुम्हें और मिलती जाएगी, स्टार्टिंग के टॉपिक्स की, क्योंकि वो तब नहीं बने हुए थे इस तरीके से। चलो तो अपन आते हैं डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस पे। एंड कौन से लेक्चर की बात कर रहे हो तुम? लेक्चर 14 है क्या है? 13 ये वाला था ना? हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है इसमें? सर इसमें नहीं, इसके भी प्रीवियस लेक्चर में था। अच्छा, इसके भी पहले, मतलब लेक्चर नंबर 11। हाँ बेटा बोलो, कौन हाँ से? सर, एक क्वेश्चन था ना जो पीवाईक्यू था, आपने बोला था मेंस और ग्रुप सीईटी एक्सपेक्टेड है। ये वाला sin raised to x cos x वाला? नहीं सर, सर उसमें पी और क्यू मैट्रिसेस थे। अब p और q पहले ही क्वेश्चन था क्या फिर? वो एक सेकंड और नीचे, हाँ ये वाला, ये वाला। सर ये नहीं है, लेकिन मैं बस इतना पूछना था कि पी क्यू को आपने एक मेथड बताया था कि पी क्यू इज टू के आई लिख के फिर हम सॉल्व करेंगे, ऐसा एक लॉजिक बताया था अभी। ये पहला क्वेश्चन था क्या, ये वाला p q इक्वल टू के आई? हाँ ये वाला। हाँ सर हाँ यही। हाँ, इसमें क्या डाउट है बोलो। सर ये आपने एक लॉजिक बताया था ना कि पी क्यू इज टू के आई लिख के सॉल्व करेंगे। हाँ मतलब लॉजिक तो मैंने यही बताया था कि जब भी ऐसी कोई इक्वेशन आए तो हम एक बार दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेके ये कंफर्म कर लेंगे कि वो इन्वर्टिबल है कि नहीं, और अगर इन्वर्टिबल है तो फिर अपन दोनों तरफ पी इनवर्स है वो उस तरीके से जो निकालना है मैट्रिक्स वो अपन निकाल सकते हैं। बस ये मैंने बताया था, और मैंने इसमें तो और कुछ सच। एआई के फॉर्म में होता है। क्या क्या? आपने ऐसे ही एक और चीज बताई थी कि पिछले वाले लेक्चर से लिंक थी कि जैसे पीक्यू इज इक्वल टू 3i है तो क्यूपी भी 3i होगा। क्या पी क्यू, अच्छा पी क्यू इक्वल टू 3i तो क्यूपी भी 3i होगा, ये वाला पॉइंट? हाँ ये वाला तो मैंने पिछली क्लास में बताया था एक्चुअली, वाला पॉइंट तो श्रेष्ठा वो ये था कि पी क्यू इक्वल्स टू के आई है, अगर इन्वर्टिबल है तो पी इनवर्स से प्रायर मल्टीप्लाई करूंगा तो पी इनवर्स के टाइम्स ऑफ पी इनवर्स हो जाएगा, आई तो गायब हो जाएगा। अब मैं पी से पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ जाएगा। तो अगर पी क्यू के आई है तो क्यूपी भी के आई होगा, तो इस टाइप में केस में पी क्यू इक्वल टू क्यूपी कम्यूटेटिव हो जाता है फिर, ऐसा पॉइंट मैंने बताया था, ठीक है। बाकी तो डिटर्मिनेंट ले लो दोनों तरफ, और कोई भी मैट्रिक्स निकालना हो तो अपन इनवर्स लेके कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बस इन्वर्टिबल हो। और इन टाइप की इक्वेशन में इनवर्स वगैरह ले लो, टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ ऑफ द साइड ले लो, इस टाइप से। इज दैट क्लियर? बाकी कुछ और हो तो पूछ लेना। सर आपने एक बताया था ना कि मतलब किसी दो मैट्रिसेस में उसे डिवाइड कर सकते हैं, वो एक लॉजिक बताया था आपने किसी क्लास में, वो मुझे याद नहीं है। तो मुझे ये पूछना वो था पी कि को पी कुछ मैट्रिक्स प्लस है या फिर पी को कोई अच्छा मैट्रिक्स वो वाला, माइनस आई हाँ तोड़ हाँ हाँ, सकते हैं, माइनस वाला, ओके 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 ओके, मैं समझ माइनस गया। प्लस आई में तोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं। हाँ हाँ ये सर रहा यही ये रहा वाला। ये रहा, हाँ एक ये वाला था और एक पहले भी था, ये टाइप से अपन दोनों ट्राई करके से देख सकते हैं। बस बी में ध्यान रखना कि अपना वो हो रहा हो, जब तोड़ो तो बी में अगर ट्रेस जीरो आ रहा है तो अपन फिर वैसे टाइप से करेंगे, वरना तो पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम होता है। हाँ बेटा बोलो। सर मुझे ये पूछना था कि ऐसे मतलब तोड़ने वाला लॉजिक कौन से क्वेश्चन में लगाए हैं हम देखो लोग? दो ही तरीके होते हैं, जब भी बड़ी पावर हो, कल भी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, जब भी बड़ी पावर हो देयर आर ओनली टू मेथड्स, नंबर वन पैटर्न, नंबर टू कोई ना कोई टाइप ऑफ मैट्रिक्स निकल जाए। तीन मेथड बोल सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर आई आ गया, ए क्यूब जीरो मैट्रिक्स बन गया, निलपोटेंट बन गया, या ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया, आइडेम्पोटेंट हो गया, वो बन जाएगा। या पैटर्न बनता जाएगा जो नंबर्स चेंज होते जा रहे हैं,
जिसमें सीक्वेंस सीरीज कॉन्सेप्ट लगेगी, AGP, GP, AP, कोई स्पेशल सीरीज हो गया, या फिबोनाची सीरीज भी बन सकती है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। या एक मैट्रिक्स को दो भागों में तोड़ दो, B प्लस आई या B माइनस आई में, अगर वो टूट के ट्रेस अगर 0 आ रहा हो तो ये वाली टेक्निक भी अपने पास रहेगी, क्योंकि फिर इसकी बड़ी पावर में वो अपने को 0 मिल जाता है, वो निलपोटेंट बन जाता है। बस यही तरीके हैं। दो मेथड मैंने यहां लिखा है, तीसरा मेथड टाइप ऑफ मैट्रिक्स बन जाए कोई तो, बस यही मेथड है। तो तीनों लगा के देखनी है, जो सेट हो जाए वो सही। ठीक है, ओके। तीन ही मेथड होती है बड़ी पावर में, देयर इज नॉट अनदर वे। और बाकी तो बड़ी पावर को कैसे करेंगे, जनरली तो पैटर्न बेस्ड ही होते हैं। आईआईटी में आज तक जो भी आए वो पैटर्न बेस्ड से क्रैक हो रहे हैं, या कोई स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स निकल के आ गई। बट वो क्वेश्चन पैटर्न बेस्ड वाले कभी कभार इस तरीके से भी हो सकते हैं, तोड़ के दो। ठीक है, तो मैंने ये मेथड भी तुम्हें बताई थी। चलो, तो अब स्टार्ट करें श्रेष्ठा, अब तो आगे बढ़े। यस। लेक्चर 14, अरे कहाँ गया, एक मिनट। लेक्चर 14 एक एक करके हम करते हैं। सबसे पहला थ्योरी, क्योंकि ये तुम्हारे एनसीईआरटी में, मतलब आज मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन एनसीईआरटी का होगा और मेंस का होगा। मैंने बस वही पार्ट छोड़े हुए थे एनसीईआरटी और मेंस के पोर्शन को। पहला पार्ट पे आते हैं अपन, इक्वेशन सॉल्विंग। हमने इक्वेशन सॉल्विंग क्रैमर्स रूल के थ्रू ही देखी ना अभी तक, और उसमें कंडीशंस एंड केसेस पढ़े थे। यस। बट हमने यूजिंग मैट्रिक्स मेथड नहीं देखा था। पर तुम्हारे स्कूल एग्जाम में, एनसीईआरटी में, आरडी शर्मा में मैट्रिक्स मेथड के थ्रू भी कभी कभार पूछ लेते सब्जेक्टिव में कि इक्वेशन को सॉल्व करो। सिर्फ इतना आता है ना तो क्रैमर्स लगाओ, ज्यादा माथापच्ची लगनी नहीं है, मैट्रिक्स में उलझना ही नहीं है। अगर मैट्रिक्स मेथड से बोला जाए तो ही मैट्रिक मेथड लगाना। पहले इतना तो क्लियर है सबको, ये जो स्टेटमेंट बोला मैंने। यस सर। हीट जोशी क्लियर है ना? ये हम तब लगाएंगे जब बोला जाएगा, वरना तो क्रैमर्स पे कमांड कर लो। यस सर। ठीक है, चलो तो अब मैं बताता हूँ। और ये जनरली जो अपन देख रहे हैं, होमोजेनियस वाले तो डायरेक्ट ही हो जाते हैं, उसमें मैट्रिक्स मैट्रिक्स से भी कोई मतलब नहीं है। अपन जो देख रहे हैं वो बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस देख रहे हैं। होमोजेनियस में तो जो थ्योरी थी वो पहले ही बता दी। होमोजेनियस जिसमें क्रैमर्स रूल से अपन ने x निकालना सीखा था, या डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल यूजिंग एम बोले तो मैट्रिक्स मेथड। तीन इक्वेशन लिखते हैं, a1x b1y। ध्यान से समझ लेना, ये तुम्हारे स्कूल का पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद रो इक्विवेलेंट मेथड भी है, जो दो तीन चीजें आज वो सब खत्म कर देंगे अपन, स्कूल अप्रोच वाली चीजें। a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2। एक मिनट, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी ना? चलो। यस सर। यस सर, चालू। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये हो गया। ठीक है, ये तीन कोई भी हमारी इक्वेशंस है और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। एटलीस्ट वन ऑफ द कांस्टेंट इज नॉन जीरो, और मैंने इक्वल टू में d1 d2 d3 रखा हुआ है, याद रखना इक्वल टू में रखा हुआ है। क्या मैं इन्हीं इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूं? यहां ध्यान देना आप बस, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी तुम्हें मैट्रिक्स के मिलेंगे। आरडी शर्मा एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल भी मिलेंगे, हमारे मॉड्यूल में भी गिवन है। तो इन्हीं इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? बहुत इजी है। इनके जो कोएफिशिएंट्स बन रहे हैं उसका एक मैट्रिक्स बनाओ, और साइड में एक कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक होती है, दैट इज एक्स वाई जेड को लिख दो, और इक्वल टू में d1 d2 d3 रख दो। तो क्या ये जो ऊपर बन रहा है, कंपेयर जब करोगे तो क्या ये दोनों सेम ही है? कंपेयर करेंगे ना, करो मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम के थ्रू, देखो सेम आ रहा है। मैट्रिक्स में रो बाय कॉलम से ही कर सकते हैं अपन, बस करो मल्टीप्लाई करके देखो एक बार आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल सेम बनेगा। a1x प्लस b1y प्लस c1z कंपेयर करोगे तो वो d1 के बराबर है, बस तीन ही तो बनेगा। ये क्योंकि 3 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 1 है, तो ओवरऑल 3 3 सेम है, तो बनेगा 3 क्रॉस 1 फाइनल। किसी को कोई भी डाउट, मतलब कभी भी तीन इक्वेशंस आए और तुम्हें बोला मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करना है, जो कुछ भी बोला जाए, तो क्या उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो तीन इक्वेशंस को? बोलो यस सर। यस या सर। कभी कभी तुम्हें यही दे देंगे लिख के,
और तुम्हें मैट्रिक्स में कंफर्टेबल नहीं, तुम क्रैमर्स रूल में ज्यादा कंफर्ट हो, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो सबसे पहले इसको क्या तुम इसमें बदल सकते हो फिर? Yes. ठीक है, मतलब ये दोनों कन्वर्टेबल है, मतलब तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे। जनरली हम डिटर्मिनेंट वाली कॉन्सेप्ट से ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, मैं भी जनरली उसी में कंफर्टेबल होता हूं, तो मैं तो सबसे पहले इसको ऊपर वाले में बदल देता हूं, सबसे पहली स्टेप में तो मैं वही कर देता हूं, और फिर नॉर्मल क्रैमर्स रूल या डिटर्मिनेंट टेक्निक या तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल उसको सोचता हूं, और हमने वो डिटेल में पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस करी हुई है। मैट्रिक्स मेथड को मैं सिर्फ बोर्ड के लिए तुम्हें बता रहा हूं, या इस टाइप का एक्सप्रेशन ही लिख के दे दे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। चलो, इसको अगर मैं a बोलता हूं, इसको मैं x बोलता हूं, और इसको मैं b बोलता हूं, तो क्या a x इक्वल्स टू b बन रहा है ये? Yes. और तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें ये x निकालना है, कैपिटल x, x y z ही तो निकालना है तुम्हें। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड x मैट्रिक्स, क्योंकि x मिल जाएगा तो x y z तीनों मिल जाएंगे, और वही तो सॉल्यूशन है। यस यस और सर। नो? ऐसा है। तो अब हम वो केस ले रहे हैं, ऑब्वियसली तुम्हें याद है क्रैमर्स रूल में यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है मुझे? सॉल्यूशन कब मिलता है? जब डेल्टा नॉट डिटरमिनेंट इक्वल नॉट टू इक्वल टू जीरो, डेल्टा नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे भी मैं उसी वे में तुम्हें बता रहा हूँ, या अलग अलग केस ले लेते हैं, चलो यहाँ पे केसेस ही ले लेते हैं। पहला केस, बस इसी से तीन केस बनेंगे, खत्म ये टॉपिक पूरा। यूनिक सॉल्यूशन, अगर अपन बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन की, ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, याद आ रहा है? यहाँ पे भी वही, Yes. मतलब ये जो a का डिटर्मिनेंट है, हियर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर ऐसा है तो वो यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं मैट्रिक्स मेथड से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप क्रैमर से मत निकालना। a इनवर्स से क्या करोगे? प्रायर मल्टीप्लाई, नॉट पोस्ट, प्रायर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा बताओ? a इनवर्स इनटू a i हो जाएगा, और इधर आ जाएगा a इनवर्स b, और फिर कंपेयर करके तुम x निकाल ही सकते हो, x y z, x क्या है वो तुम्हें पता ही है, मतलब a इनवर्स इनटू b जब करोगे, b हमें पता ही है, सॉल्व करोगे, इनवर्स निकालना तुम्हें आता है, यू कैन इजीली फाइंड दैट यूनिक सॉल्यूशन। यस और नो जवाब दो, दिस विल गिव यू द यस सर। यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर स्कूल एग्जाम में मैट्रिक मेथड से सॉल्व करने को बोलते हैं, तो क्या तुम एक्स वाई जेड निकाल लोगे? सिंपल इनवर्स क्वेश्चन के बजाय आजकल क्या पूछते हैं स्कूल वाले? इनवर्स मत पूछेंगे, वो नहीं पूछेंगे, बस इन तीन इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो या इनवर्स मेथड से, तो बस ये निकालना है। इनवर्स की चेकिंग भी हो जाएगी किसको इनवर्स आता है, और इनवर्स के तुम्हें पता ही है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है, एडजॉइंट निकालना तुम्हें आता ही है, बाकी तो सब तुम्हें आता ही है। और ये डिटरमिनेंट अब तो तुम कर लोगे ना, कर लोगे ना, ठीक है। क्वेश्चन नहीं करा हूं Yes, इसलिए sir. तो कर लोगे, तुम देख लोगे एनसीईआरटी में, कर लेंगे सर। Yes, sir. क्योंकि Yes, डायरेक्ट sir. क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, हमने बहुत प्रैक्टिस ऑलरेडी सब चीज की कर ली है। दूसरा पॉइंट, व्हेन डेल्टा इक्वल्स टू जीरो, अब मान लेते हैं डेल्टा जीरो हो गया, एंड अब वहां जैसे बोलते थे ना एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, तो नो सॉल्यूशन होता है, याद आ रहा है किसी यस। फेमस रूल में? Yes. सेम यहाँ पे भी लॉजिक लगता है, वो उसी के थ्रू आया डेल्टा वन डेल्टा थ्रू, अभी हम ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। अगर डेल्टा जीरो हो, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट ए जीरो रहे, तो यूनिक तो होगा नहीं, एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, बी अलग है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तब हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन। बस अब ये याद रखना है, अगर मैट्रिक्स मेथड से ही तुम्हें चेक करने को बोले तो ऐसे। और तीसरा पॉइंट, व्हेन क्या होगा आप बताओ? डेल्टा इक्वल टू जीरो बोलो या डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो हो गया, तब क्या बोलेंगे? देखते किसको याद है, तब क्या बोलेंगे? Infinite. Infinite और no, sorry, दोनों Infinite आएंगे। और no solution. No बिल्कुल, solution 1 a1 by a2 b1 by b2 हाँ, not equal दोनों to c1 by पॉसिबल d2 हो है, जाएगा, तो no solution हो जाएगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड, अच्छा हुआ तुम्हें याद है। वहां पे भी सब डेल्टा जीरो होने से इनफाइनाइट हो जाता है, ऐसा नहीं है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन वाली केसेस यू नो, तीन प्लेन पैरेलल हो जाए, दो ऐसे और एक ऐसे हो जाए, याद है ना? सर उनमें भी डेल्टा एडजॉइंट ऑफ n2 भी जीरो ही आता है, तो दोनों केस अराइज होंगे। हाँ बेटा बोलो। सर वो नो सॉल्यूशन का चेकिंग कैसे करते हैं वो तो बताइए।
अरे राम, वो स्लोप से देख, वो बताया तो था a1/a2, वो सब तीनों लाइंस पैरेलल हो जाए, पैरेलल में वो कोफिशिएंट सेम होते हैं, सेम रेशियो में। पूरा बैक नहीं जा सकता बेटा, 2 लेक्चर पढ़ा है। नहीं सर, मैं इसका मतलब सेम यहाँ ही पे भी होगा। वही है, यहाँ पे भी वही वैसे ही देखना है लॉजिकली बाय चेकिंग द इक्वेशन। तो घूम फिर के तुम्हें चेक इक्वेशन को एनालाइज करना है, ओके इससे सर। पता करेंगे एनालाइज, और कोई तरीका ही नहीं, वहां पे भी कोई तरीका नहीं था, क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे कॉन्करेंट में भी मैंने बताया था एनालिटिकली देखना पड़ता है स्लोप से, अगर लाइंस दे दे तो। ये हो गया। तो इस केस में यहाँ पे भी दोनों कंडीशंस रहती है। हो सकता है एनसीईआरटी ने सिर्फ एक ही कंडीशन लिखी हो इनफाइनाइट, पर तुम्हें दिमाग में दोनों रखना है यहाँ पे भी। ओके, तो ये खत्म हो गया। क्या हर एक बच्चा मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन सॉल्व कर सकता है अब? ये डरना मत, और ये याद रखना बस, ये 2-4 बार लिख लोगे ना बिना देखे ये वाला पार्ट, तो तुम्हें फिर लगेगा ये अपना नॉर्मल पार्ट ही है। और अगर इसमें कंफर्टेबल ना हो तो फटाक से पहले इक्वेशन लिख लेना और अपनी ग्रामर से कर लेना। पर अगर स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मैट्रिक मेथड से ही बोला है तो तुम्हें ऐसे ही चेकिंग करनी है या सॉल्यूशन निकालना है। ओके, कैन वी प्रोसीड नाउ? ये पहला पार्ट खत्म Yes. अपना, जो Yes, sir. पेंडिंग में था। ठीक है, ये अपना बोर्ड का पार्ट था, बोर्ड एज वेल एज मेंस में भी आ जाता है, पर जो थ्योरी पार्ट है वो तुम्हें बोर्ड में बहुत काम आएगी है। अब तुम देखना जो बची हुई चीजें हैं, इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम एंड ऑल, तुम्हें वो अब सब आ जाएगा समझ में। अब लेते हैं दूसरा पार्ट। और कौन कौन सा पार्ट बचा है जरा मुझे बताओ, मैंने लिख के रखा था एक जगह पे, रुको क्या क्या पेंडिंग। लिक्वेरियन। हाँ चलो, अब इसके बाद अगर अपन इसी में ही आए हैं तो एक और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म करते हैं। दिया गाथा, आर यू देयर? यस सर। ठीक है, अब वो तुम्हारा पार्ट आ गया, अब अच्छे से समझ लेना। और जितने भी नवरचना वाले बच्चे हैं ना, उनको मैंने सिलेबस दे दिया है तुम्हारे स्कूल में कि कौन सा टेस्ट में कौन से टॉपिक रखने हैं। टिल मैट्रिसेस डिटरमिनेंट रखा मैथ्स में तो अपन ने पूरा ही, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जितने टॉपिक ज्यादा होते हैं ना उतना आसान हो जाता है, एक एक क्वेश्चन ही आता है फिर सब में से। तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट तक मैंने पूरा रखा हुआ है, चल जाएगा ना तब तक? तो मतलब कर लोगे ना प्रैक्टिस इन चारों टॉपिक की, नवरचना Yes. के? नहीं मिला अभी तक। ठीक है, आयुष जोशी कर लोगे ना? Yes, sir. ओके, और बाकी में मैंने 3-3 चैप्टर दिए हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में, कल ही वापस से मांगा था तुम्हारे प्रिंसिपल ने, इसलिए। रो इक्लियन मेथड, एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में गारंटीड आता है, ऐसा बोलता है टीचर भी बोलता है कि इसको तो रट लो, पर ये मेथड लगती बहुत टफ है। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली मेथड है ये बेसिकली ऑफ फाइंडिंग इनवर्स। अगर ये नाम पूछ के नहीं पूछा है ना तो तुम तो नॉर्मल एडजॉइंट से ही निकालोगे, इतना क्लियर है? फिर से ये पॉइंट जो मैंने कहा, अगर नॉर्मल बोला इनवर्स तो नहीं निकालोगे ना इससे, फिर तो एडजॉइंट से ही निकालोगे ना, क्योंकि एडजॉइंट पे Yes, हमने कमांड करी हुई है। बट अगर ये वर्ड से पूछ लिया या सॉल्व या फाइंड इनवर्स, मैं लिख भी देता हूं, फाइंड इनवर्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। अरे यार एक वर्ड भूल गया, एक वर्ड और लगाते हैं स्कूल वाले, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये समझ में आ गया? इसका मतलब होता है हम रो में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। हीत जोशी, तुम पूछ रहे थे ना कि ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मैंने पढ़ा है कि नहीं बेटा? अब पढ़ाऊंगा। यस सर। और ये तुम्हें सिर्फ इनवर्स में यूज करना है, बाकी कहीं मत यूज करना, इसलिए मैं आखिरी में पढ़ाता हूँ, किसी और को मिक्स मत कर देना और चीजों में। क्वेश्चन तो अपने देखो सब कुछ सॉल्व हो रहे हैं ना, अपने हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो गए लेवल 1 लेवल 2 के। तो ये थ्योरी सिर्फ बोर्ड के लिए रखना, तुम कहीं और मत लगाना। कॉम्पिटेटिव में भी लग जाती है ये वाली थ्योरी, पर मैंने वो तुम्हें पढ़ाई नहीं है, तुम उलझ जाओगे फालतू में। जितना क्लियर रखोगे कॉन्सेप्ट कब क्या करना है वो ज्यादा सही रहता है। पहले मैं पढ़ाता था बट फिर मैंने बंद कर दिया वो एक्स्ट्रा पढ़ाना ऑब्जेक्टिव्स के। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है हम रो में चेंज करेंगे, कॉलम में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, कॉलम में कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे वो किसके थ्रू करोगे? जैसे डिटरमिनेंट में करते थे ना r को r1 प्लस r2 प्लस r3 एंड ऑल, वो यहां भी चलेगा अब इनवर्स के लिए। ठीक है, वो हम किस में करेंगे, किसके थ्रू करेंगे? सिर्फ रो वाइज। अगर यहाँ पे कॉलम मेथड करके बोलते थे एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या करते हैं? अरे
इजी कॉलम को सब कॉलम को लेते हुए कॉलम को हाँ, पर जनरली स्कूल एग्जाम में तो रो वाइज पूछते हैं, पर जब तुम हायर मैथ्स कॉलेज में जाओगे तो वहाँ कॉलम मेथड के थ्रू भी करते हैं, ठीक है। अभी हमें सिर्फ रो ही एनसीईआरटी ने दिया है तो अपन वो देखते हैं। अगर रो के बजाय कॉलम आ जाए तो कॉलम में चेंजेस करना। अब क्या करना है, कैसे करना है, अब अपन एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। फाइंड इनवर्स ऑफ, और याद रखना जब भी कोई स्कूल की एग्जाम आए तो इस पे 3-4 क्वेश्चंस बिना देखे जरूर कर लेना, और वो कौन से करने वो भी बता देता हूं मैं सभी बच्चों को। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल जितने भी है 10-10 15-15 बार लिख लिख के कर लेना। अगर एक्सरसाइज में कोई दिया हुआ है तो वो कर लेना, और आरडी के सॉल्व्ड एग्जांपल आखिरी में अगर टाइम मिलता है तो सॉल्व्ड एग्जांपल में अगर कोई इनवर्स में इस मेथड से दिया हुआ है तो वो कर लेना। इसके अलावा आज तक बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आया है, इन्हीं जगह से आया है। इज दैट क्लियर? नहीं देते वो नया, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है बच्चों के लिए, तो वो डिट्टो सेम क्वेश्चन देते हैं कि बच्चा रट भी लेगा तो भी मार्क्स ले आएगा। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट भी यस ये याद रखना सब चीजें, फिर ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था बोर्ड के लिए तुम्हें कुछ भी। मैं सब कुछ बोल देता हूँ, तुम्हें याद रखना है बस, और क्लासेस अटेंड करनी है, सब कुछ करवा दूंगा वो तुम्हें फिर। चल, ये मेरा एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका इनवर्स निकालना है। सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे? सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है तो एडजॉइंट निकाल हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट है। कहीं बोला थोड़ी ना है कि ऐसे ही करना है, ऐसा कहाँ लिखा है। पर अब मैं लिखता हूं यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब बोलो, अब अपन वो मेथड लगाएंगे क्या? अगर लगाओगे तो तुम्हें सिर्फ हाफ मार्क मिलेगा, हाफ मार्क वो भी डिटरमिनेंट निकालने के लिए, आधा मार्क। समझ में आ गया? और ये क्वेश्चन कितने मार्क का आता है? 4 to 6 मार्क्स। सीबीएसई में 6 मार्क का आता है, गुजरात बोर्ड में 4 मार्क का भी आ सकता है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया सबको? यस ठीक है, कब क्या करना है ये याद रखना, मैं बार बार स्ट्रेस नहीं दूंगा। शिंदे तो है ही नहीं शायद, कि है आज आदित्य शिंदे? उसका लाइट नहीं है आज, है कि नहीं? आदित्य शिंदे के यहाँ अभी तक लाइट नहीं आई है, वरना वो वापस से यही चीज पूछेगा फिर सेम कि ये क्या करा हुआ है। चलो खैर वो बाद में देख लेगा। अब अपन तो पढ़ते हैं। ये मैंने ए लिखा, देखते रहना स्टेप्स क्या क्या लिखना है, बस ऐसे ही लिखना है तुम्हें, पूरे मार्क्स मिलेंगे एक एक मार्क करते करते। क्या अपन ए को आई इंटू ए लिख सकते हैं? यस सर। यस सर ठीक है, आगे पीछे ए आई भी लिख सकते हैं, पर मैं आई ए लिख रहा हूँ। जैसा लिखा है एनसीईआरटी ने हम वैसे ही करेंगे पूरा। उसके बाद ए को वापस लिखो, आई को वापस लिखो, मतलब आई को लिखो और ए को वापस से, ए को तो वैसे ही रहने देना यहाँ पे। 1 1 1 3 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, टाइम्स ऑफ ए, और ए यहाँ पर है मेरा ये नहीं 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 क्या ये 1 3 2 3 1 1 यही है ना, 0 2 1 1 3 2 3 1 1, ये आ गया। यहां तक कोई डाउट किसी को इस स्टेप तक? नो सर। नो चल, अब हमें क्या करना है, सुनना ध्यान से। मैं इस वाले मैट्रिक्स और इस वाले मैट्रिक्स में रो ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, जैसा डिटरमिनेंट में करते थे वैसा ही। इस टेक्निक से भी इनवर्स निकलता है, ठीक है। जनरली मैट्रिक्स को अपन ऐसे R1 को R1 प्लस R2 रखेंगे तो मैट्रिक्स बदल जाता है। हीत जोशी, क्लियर है? मैट्रिक्स बदल जाता है, बट ये एक टेक्निक है जिससे हम इनवर्स निकाल लेंगे। फिर बस जो चेंज इधर करोगे वही चेंज का होना चाहिए, इस मैट्रिक्स में भी होना चाहिए, डिट्टो सेम। रो ट्रांसफॉर्मेशन हम करने वाले हैं दोनों में, पर क्या ध्यान में रखते हुए हम कब तक करेंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे? जब तक ये वाला मैट्रिक्स मेरा आई नहीं बन जाता है तब तक तुम दोनों को ट्रांसफॉर्मेशन करते रहोगे, और जैसे ये मेरा आई बना, इधर कुछ बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन करके और टाइम्स ऑफ ए, तो क्या मैं गारंटीड बोल सकता हूं कि ये मेरा इनवर्स ही होगा फिर, क्योंकि इक्वल Yes, टू sir. आई मिल गया है? यस और नो? यस और नो? सबसे यस मतलब हमारा टारगेट क्या रहता है, गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, और उसके करस्पॉन्डिंगली आइडेंटिटी में जो चेंज होगा वो अपने आप ही इनवर्स निकाल लेगा। दिस इज द टेक्निक। इज दैट क्लियर? कैसे सर इनवर्स? ये कैसे बता सकते हैं? मतलब फिर कौन से सा A इज इक्वल टू आई ए लिखा,
अब मैं इस A और I में कुछ रो चेंजेस करूंगा, R1 को R1 प्लस R2, R1 को 2 टाइम्स ऑफ R2 प्लस R3, कुछ भी करूंगा मैं, ठीक है। इस तरीके से इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ये जो A दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड का, वो किस में बदले, आइडेंटिटी में बदले। और जब ये आइडेंटिटी में होगा लेफ्ट हैंड साइड, तो बेटा राइट हैंड साइड का ये मैट्रिक्स भी कुछ बदलेगा ना, I तो रहेगा। तो जो बदलेगा वही मेरा इनवर्स होगा, क्योंकि तुम्हें पता है अगर इधर I है इधर A है तो इसको A इनवर्स ही होना पड़ेगा। A, Yes, sir. ये लॉजिक है। तो लॉजिक समझ में आ गया हम करना क्या चाह रहे हैं। अब अपन स्टेप्स बनाते हैं। फिर ऐसा होता क्यों? अब ऐसा होता है, अब क्यों होता है क्या होता है वो सब बात की बात है, अभी के लिए याद रख लोगे, हमें नहीं जाना Yes. देना, ठीक है। इसको बोर्ड लेवल तक का ही रखते हैं अपन, बुरा एक लेक्चर चले जाएगा, मैं नहीं जाना चाहता उन सब चीजों में, ठीक है। चलो खैर, अपन अब आगे जाते हैं। किस तरीके से आई बनाना है, क्यों दिया, प्रॉब्लम वही होती है ना समझने के बाद कि वो आई कैसे बनाए। अगर तुमने प्रैक्टिस करी होगी दिया तो तुम्हें पता होगा कि वो आई बनाने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। आई बनता कैसे वो देखो, आई में क्या होता है बताओ, यहाँ 3 में क्या होता है, बीच में 3 1 होते हैं और यहाँ 0 होते हैं। हम ट्रांसफॉर्मेशन करते तो जाएंगे, पर क्या होगा जब ट्रांसफॉर्मेशन करते जा रहे तो यहाँ मान लो तुमने पहले 1 बना दिया, फिर यहाँ 0 बनाया, फिर इसको 0 बनाते समय ये वाला 1 नहीं बन जाए, फिर कुछ और नहीं हो जाए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, एक एक करके बनाते जाना है। तो मैं स्टेप्स बता देता हूँ क्या करना है। हम जब आई बनाने जाएंगे तो हम ये वाला एरो डायग्राम याद रखेंगे। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, ऐसे जाना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले फर्स्ट एलिमेंट को क्या बनाओगे, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करो जिससे फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा बोलो, 1, ये वाला 1, यहाँ पे 1 आ जाए, फिर नीचे वाला जस्ट उसके नीचे वाले को क्या बनाना पड़ेगा आइडेंटिटी के लिए, 0 बन, फिर ये 1 चेंज नहीं होना चाहिए ऊपर वाला, अगर ये 1 फिर से चेंज हो गया फिर गया, फिर अब वापस से आ जाओगे। फिर इसको भी क्या बनाना है बोलो, 0 बनाना, फिर इधर वाले को 0 बनाना है, इधर वाले को 1 बनाना है, फिर ऊपर वाले को क्या बनाना है यहाँ पे 0, फिर इधर 1 बनाना, फिर इधर 0 बना रहा और ये ऑटोमेटिकली फिर अपना 0 बन जाएगा। समझ में आया कैसे अपन को जनरली गैप रखना है, क्लियर हुआ कैसे कैसे अपन बनाएंगे। और जो भी आगे के स्टेप लोगे प्रीवियस वाले नंबर चेंज नहीं हो जाए, वरना जो आइडेंटिटी में कुछ जो बन चुके थे वो भी बदल जाएंगे। अब मैं तुम्हें बताता हूं कैसे बनाता हूं मैं। कैलकुलेशन बहुत हो सकती है इसमें, तुम अपनी मेथड से भी बना सकते हो, इट्स योर कॉल, पर एट द एंड फाइनल आंसर सेम आएगा, बस इतना याद रखना। बाकी तो तुम्हारे पास बोर्ड के है कि नहीं प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने शायद स्टार्टिंग में कहा था सभी बच्चों के पास प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स की बुक होनी चाहिए टॉपिक वाइज। और जो टॉपिक खत्म होते जा रहा है साथ साथ बोर्ड के पेपर्स देख लो कि भाई कैसे आते कैसे लिखते, तीनों सब्जेक्ट में ओसवाल की आती है या बहुत सारी आती है, तुम देख लोगे ना मार्केट में मिलती है, अमेजोन वगैरह पे देख लेना। जिसने अभी तक नहीं खरीदी कृपया करके बेटा खरीद लो, 3 3 4 4 चैप्टर खत्म हो गए, टॉपिक वाइज विद सॉल्यूशन आती है बोर्ड के प्रीवियस ईयर की बुक, ओपन करो देखो कैसे कैसे सालों में कैसे कैसे क्वेश्चन आए, क्या हमसे बन पा रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग एनसीईआरटी एंड क्लास नोट्स एंड मॉड्यूल, तो हम बोर्ड के लिए तैयार है। तो एंड में जाके टेंशन नहीं होगा तुम्हें कि बोर्ड के लिए क्या करना है, बस ये टिप याद रख लोगे तो फिर तुम लाइफ मतलब पूरे टाइम में, लाइफ नहीं पूरे इस 5 6 महीने 8 महीने में तुम जेई मेन का पढ़ते रहो आईआईटी का, तुम्हें बोर्ड से डर नहीं लगेगा फिर पीसीएम सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट। क्या ये चीज फॉलो करोगे हर एक बच्चा, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 88 बच्चे, आज बच्चे थोड़े कम हैं, पूछूंगा भाई क्यों कम है। बेटा ये चीज क्लियर हुई, सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्या बोला मैंने वापस बताओ कोई भी, क्योंकि बुक्स हाँ से सॉल्व करना। ठीक, टॉपिक वाइज आती है विद सॉल्यूशन, तो वो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, फिर तुम आराम से फिर उसको सॉल्व कर सकते हो। इज दैट क्लियर, Yes, sir. ठीक है, उसको बस गो थ्रू Yes, कर लो sir. तो तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा। क्या होता है कई बार बच्चों को पेरेंट को ये डर लगा रहता है बोर्ड में क्या होगा हमारे बच्चे का, या तुम्हें डर लगा रहता है लिख पाओगे कि नहीं, तो सबसे बेस्ट तरीका, और एक तरीका तो मैंने बताया ये क्वेश्चन को रीडू करो बिना देखे, वो टेक्निक तो याद है ना, रीडू करो बिना देखे सेम क्वेश्चन को, अगर वो करना आता है तो तुम्हें बोर्ड में कभी डर ही नहीं लगेगा, तुम आराम से लिख दोगे पेपर के वक्त भी। छोटी छोटी सी बेटा टिप्स होती है, बस तुम ये फॉलो तो करके देखो, मार्क्स तुम्हें लगेगा ये क्या है बोर्ड, इतना पढ़ने के बाद बोर्ड तो ऐसे ही बन जाता है, हैवॉक कभी क्रिएट नहीं होगा पीसीएम में एटलीस्ट।
जो बाकी के सब्जेक्ट है अब उसमें तो तुम कर लेना, ठीक है। मैं पीसीएम की बात कर रहा हूँ, फॉलो करके देखो। ऐसे ही बच्चे 100 में से 100 लाते हैं हर साल, मैथ्स में 100 में से 100 हमारे यहाँ से गया है, ठीक है, हर साल। तो यही टेक्निक उन्होंने भी अपनाई है जो मैंने कही है उनको, तुम बस इसी चीज को फॉलो करो। तो जिसको लगता है कि बोर्ड में पूरे में से पूरे भी लाने हैं 12th में, तो आ जाएंगे, गारंटीड आ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये 1 1 1 1 ये हो गया, ये हो गया, ए हो गया। पहले तो इसको लिख लेते हैं, 0 2 1 1 3 2 और 3 1 1, ये हो गया। दिया, जैसे तुम पूछे थे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे स्कूल में टीचर देता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ वो स्कूल का टीचर कहाँ से देता है। उसके पास हमेशा एक पीवाईक्यू की बुक होती है बोर्ड्स की, और उसमें जो पिछले सालों में क्वेश्चन आया ना वो ही देता है पेपर में, वो ही सेम, वैल्यू भी नहीं बदलता है। वो पेपर कैसे बनाते हैं, मैक्सिमम स्कूल के वैसे ही बनाते हैं, ब्राइट में वैसे ही बनता है, केवी में वैसे ही बनता है, सब जगह पेपर वैसे ही बनता है। या एनसीईआरटी से, आरडी के सॉल्ड एग्जाम्पल, या 12th में स्पेशली मैंने देखा है 8 सालों में यहाँ पे गुजरात में बड़ौदा में, क्या करते हैं वो पेपर कहाँ से बनाते हैं, पीवाईक्यू की बुक उठाते हैं बोर्ड्स की, जो टॉपिक आ रहा है टिक करते हैं, ईडीपी को बोलते हैं बेटा टाइप कर लो, और पेपर बच्चों को दे देते हैं, देखते भी नहीं दूसरी तरफ, सॉल्यूशन के सॉल्यूशन उसमें रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। हर टीचर, मैक्सिमम टीचर ये इसी तरीके से पेपर बनाता है। या एक आध दो टुगेदर विद और वैसी किताबें आती है, उससे भी दे देता है कभी कभी, थोड़ा सा अलग पेपर देना हो तो, पर जनरली वो बोर्ड के ही क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन बोर्ड में ही रिपीट होते हैं वैल्यू बदल के। तो दिया, ये चीज तो क्लियर हो गई, किताब खरीद लोगे तुम वो, दिया। तो तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट है ना, तुम देखना टीचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या आरडी के सॉल्ड एग्जांपल के होंगे या वो पीवाईक्यू के होंगे, बस वो वहीं से ही देता है। मैंने तुम्हें सोर्स बता दिया, बाकी बच्चों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, नॉट ओनली नवरचना स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन। हाँ जी, इस पहले वाले 0 को 1 कैसे बना सकते हैं, तो बहुत तरीके हैं, मैं एक तरीका बताता हूँ। R1 को R1 प्लस R2, जो सोच सकते हो रो में ही चेंज करो, सेकंड रो को ऐड कर देंगे बस। हाँ वही वही वही, R1 को R1 प्लस R2, जो थिंक हो रहा है मैं वही करूंगा। और डरना मत कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ेगी जैसे से क्वेश्चन और टिपिकल होंगे। अभी तो मैंने यहाँ 1 करा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 3 1 3 2 3 1 1, यहाँ तक कोई डाउट? इधर भी करो, 1 1 0 0 1 0 0 0 1, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। चलो पहला पार्ट तो खत्म हुआ, रिलैक्स लेना क्योंकि आधा मार्क तुम्हें मिल चुका है इस पहली स्टेप में, क्योंकि यहाँ 1 बना लिया है तुमने। बस ऐसी स्टेप मार्किंग मिलती है बोर्ड में। अब मुझे इसको क्या बनाना नेक्स्ट, वो एरो डायग्राम याद रखना, 0 बनाना है सर। हाँ रोड तो इज इक्वल टू रोड पर 1 ऐसे बनाना 0 कि ये वाला 1 नहीं बदले, अब ये याद रखना, ठीक है। अगर ये वाला 1 नहीं बदलना है तो मेरे को लिए तो सबसे बेस्ट R2 माइनस R1 कर दो, बोलो सबसे बेस्ट तरीका है। यस सर। चलो तो 1 5 3 0 नेगेटिव, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन में माइनस वगैरह बीच में आ रहे, जल्दबाजी में गलती मत करना, प्रैक्टिस कर लेना, वरना इस पे अगर प्रैक्टिस नहीं करी है पेपर वाले दिन बोर्ड में नहीं बनेंगे क्वेश्चन में। फिर कह रहा हूँ ओवर कॉन्फिडेंस में मत रह जाना, 6 मार्क का क्वेश्चन आता है सॉलिड, और आंसर जो भी आएगा उसको कैसे क्रॉस चेक करोगे अगर टाइम बच गया बोर्ड में तो? सर ये वाले एक बार इसको थोड़ा करके एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट से बच्चे यही करते, पता है जो प्रैक्टिस नहीं करते ना वो यहाँ पे आके समझ नहीं आता है, वो क्या करते हैं साइड में एडजॉइंट ऑफ अपॉन डिटरमिनेंट से वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कुछ भी करके आखिरी में वो लिख देते हैं। तुमने भी करा होगा बचपन में, ऐसा बहुत करते हैं बच्चे, आंसर पता होता है तो कैसे भी करके आखिरी में वो ले आते हैं, या वो हैंड्स प्रूफ वाले क्वेश्चन आखिरी में एचपी तो लिखना ही है, ऊपर कुछ भी लिखा हो, और कभी कभी टीचर दे भी देता है मार्क्स अगर ढंग से चेक नहीं करे तो। सर 10th बोर्ड में किया था। मार्क्स मिले कि नहीं उससे अब पता नहीं होगा, खैर अब वो मार्क्स मिले थे कि नहीं, कॉपी तो तुम्हें मिलती नहीं होगी ना, बट बेटा अब मत करना, अब ऐसा नहीं, समझ के करो ना। ये हो गया, अब देख लो, चलो 2 चीज हो गई अपनी, 1 आ गया 0 आ गया, अब अपने दिमाग में क्या आना चाहिए नेक्स्ट? थर्ड रो में 0 R3 को R3 माइनस 3 -3 R3 -3 into R1। R2 को तो लेके कोई फायदा नहीं है, और तो R3 को R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, वेरी गुड, अब समझ पे जा रहे हो तुम, यही करोगे ना, यही करोगे ना? चलो और भी तरीका है, पता है एक तरीका और है,
पर मैं अभी जाना नहीं चाहता उसमें। फ्रैक्शनल नंबर के एडिशन, पता है ना, गलतियां बहुत करी है तुमने बचपन से। फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत गलतियां करते तो हो आज तुम्हें पता। वो बहुत गलती से नहीं। ठीक है, तो अपन ये भी कर सकते थे अगर तुम्हें उस पे कमांड हो तो, R3 को R3 अपॉन में 3 ये भी कर सकते हो। नहीं, R3 अपॉन में 3 नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो क्या बन जाएगा फिर 1 बन जाएगा, और फिर तुम्हें R3 को R3 माइनस R1 ही करना पड़ेगा। पर ऐसा भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं दोनों तरफ, याद रखना। ठीक है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन चलते हैं, आगे मैं यूज करके बता दूंगा। चलो अभी तो जो तुम बोल रहे हो वही करेंगे। बोलो कितना होगा? 3 माइनस ये 0 हो गया, 1 माइनस 3 15, 1 माइनस 15 माइनस 14, 1 माइनस 3 9 माइनस 9 माइनस। बोलो यही आ रहा है? यस। चलो इधर भी बदलना मत भूलना, कई बार बच्चे ये वाला भूल जाते हैं, मैंने देखा है कॉपीज में कई बार इधर भूल जाओगे। तो 0, और इधर जो बने वो बनाओ, यहाँ मत बनाना, आए बनाने मत बैठना, यहाँ बना रहे आए उल्टा ऊपर जाने लग जाओगे फिर नीचे के बजाय। 0 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, ये तो बन ही रहेगा। बोलो यही आएगा? यस। ठीक है, चल अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग, इसको देखना है। अब ये तो आ गया। अब इस 14 को हटाने का एक तरीका है, देखो तो 3 सुनो 7 ध्यान टाइम्स से, सर आज इसको हटाने, सुनो 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 बेटा सुनो, अगर मुझे ये वाली टर्म हटानी है तो R3 में ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, पर Yes, R3 को sir. R1 के साथ नहीं R3 कर नहीं सकता। अब मैं सर R3 को R1 के जीरो हट साथ कर जाएगा। सकते, क्या हम R3 को सर R1 के R2 साथ? को भी कर सकते हैं साथ में। हाँ, हम R3 को R2 के साथ ही करेंगे ऑपरेशन। क्यों? अगर R1 के साथ करोगे तो ये 0 बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर ये सोच लोगे ना सभी। यस। चल R3 को R3 -7 R. -7 R2। -7 R2, तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, क्यों R1 के साथ नहीं करना है, ये सब याद रखना, बस यही करना है हर क्वेश्चन में तुम्हें, और प्रैक्टिस कर लेना फिर जहां तुम्हें क्वेश्चन मिले आज ही के दिन शाम को। तो ये बोर्ड का 6 मार्क तो पक्के करो, जिसको पास होना है उसके लिए तो आज ही 6 मार्क डन हो जाएंगे, 4 to 6 मार्क। अरे यार इसको भी तो बदलना है। हाँ जी, ये 0 होगा, -8 -7 इंटू -1, ये लिख लेना, कभी डायरेक्ट मत करना, यहाँ पे भी गलती करते हैं बहुत बच्चे माइनस प्लस में भी। तो देखो मैंने तो लिख लिया, डाउटफुल हो तो R3 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R2 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7, तो ये -1 आएगा, आएगा कि नहीं? यस। मैं फिर कह रहा हूं ये ओरली मत करना, तुमने डिटर्मिनेंट आज तक तुम गलत निकालते आ रहे हो क्योंकि तुम ओरली करते हो। मैं इस स्टेज में भी आके जब शॉर्ट नहीं रहता है प्लस माइनस का या फ्रैक्शनल नंबर का, मैं आज भी वो कैलकुलेशन लिख के करता हूं। इससे तुम्हें क्या सीखने को मिलता है, तुम्हें भी करके देखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, सब गलत सलत हो जाएंगे। चलो ये हो गया, अब मेरे पास आता है ये वाला, इसको भी कर लेते ना एक बार, ये भी तो बदलेगा अजीब सा, एक मिनट ये चल नहीं रहा, कितना आएगा ये? 4 -3 1, देखो यही आ रहा है, यस सर। करके देख, यस। ये आएगा। अब मेरा काम हो गया है ये, अब मैं इसको देखूंगा, और अब माइनस कर हाँ अब R3 सुनो, हाँ, माइनस बिल्कुल R3। सही। अब मेरे को इसको 1 बनाना है, तो मैं ऊपर वाले यूज नहीं कर सकता, R2 R3 R1 R2, क्यों? उनको करूंगा तो ये डिस्टर्ब नहीं होंगे क्या, 2 0? बिल्कुल होंगे। यस। तो इसको जब मुझे 1 बनाना है तो इसको 1 बना दो कुछ भी डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके, मतलब अब अगर इसको 1 बनाना है नेक्स्ट स्टेप में, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करो इस पूरे रो में, क्योंकि यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा। डिवाइड करो किस रो में? करो ऑर्डर। इन R3, ये लॉजिक। तो अब ऑब्वियसली मैं तो क्या करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब R3 को ऐसे लिखेंगे, R3 को माइनस ऑफ R3, ये ऑपरेशन ऐसे लिखने पड़ेंगे हर एक स्टेप। अगर 6 स्टेप का क्वेश्चन है तो 6 में एक एक स्टेप का एक एक मार्क मिलेगा। समझ आया? यस। नोट, we can't apply operations using R1 and R2 as then to make
1 यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जब रिवीजन करोगे नोट्स का तो तुम्हें याद रहेगा, वरना सब भूल जाओगे, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी फिर। एज देन कौन सी पोजीशन है ये, A31 A32 विल चेंज। अगर इसकी हेल्प ली तो समझ में आ गया? यस चलो 0 -2 -1 0 0 1 हो जाएगा। इधर बताओ 1 1 0 -1 0 0 करो इसमें तो माइनस से मल्टीप्लाई, -4 3 -1, बोलो यही आएगा। यस ये हो गया। अब उसके बाद अपन को क्या करना है बताओ? अब बहुत इजी है। अब मुझे बस इसको देखना है, बाकी किसी को मत देखना, ये चेंज नहीं हो। और अब इसको देखना है -1 को। तो अब यहाँ पे तो मैं ऑपरेशन देखो, बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। R2 को R2 + R3, बाकी में ये तो चेंज ही नहीं होंगे कोई भी। इसके साथ तो मैं यूज कर सकता हूँ ना, नीचे 0 ही है। कोई भी ऑपरेशन लगाओ R3 के साथ, मतलब ये ऑपरेशन भी फिक्स रहते हैं जनरली। मैं ये भी कर सकता, नहीं डिवाइड मल्टीप्लाई से तो नहीं होगा। हाँ किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि सर डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो 0 से, तो वो कर सकते हैं क्या अपन? नहीं वो मत करना। हम 0 का कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे मल्टीप्लाई दोनों तरफ, सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है चलो R2 को R2 + R3 करो। 0 -2 0 0 0 1 यही आएगा, जरा बोलो। यस यस -5 3 -1 ये आ गया। ठीक है, अपने आप एडजॉइंट एफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए ही मिलेगा, मतलब डिटर्मिनेंट ए भी मिलेगा तुम्हें डिवाइड करके। ये कोई एडजॉइंट की टेक्निक नहीं है, डायरेक्ट इनवर्स की टेक्निक है। ये आ गया। अब क्या करोगे? सर -1 √2 से -R2/2 कर देंगे। डिवाइड करेंगे। -1 हाँ मल्टीप्लाई वेरी करेंगे। गुड। अब ये सब तो बन गए। अब इसको हटाने का ना मैं ऊपर से लूंगा यूज करूंगा, ना नीचे से करूंगा, यू नो वेरी वेल। तो इसलिए मैं R2 को कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1 बनाऊंगा। 2/2 इसको अगर मुझे 1 बनाना है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड कॉन्सेप्ट ही यूज करूंगा मैं। किसी और रो के साथ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो R2 को -R2/2 करेंगे, बोलो तो 1 मिलेगा। 1 बनाने का तो ये बहुत तरीका होता है, अच्छा होता है, बेस्ट तरीका पता है। स्टार्टिंग में भी अगर ये 0 मतलब पुराने से नहीं बनता ना, तो मैं यहाँ से भी डिवाइड कर सकता था फर्स्ट स्टेप में। नहीं यहाँ पे तो खैर 0 है, यहाँ नहीं। पर अगर कोई और नंबर होता 2 तो क्या करता, फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड, अपने आप ही 1 बन जाता। बट क्या होगा, फ्रैक्शनल जितना कम होना उतना ही अच्छा होता है, कम स्टेप्स में फ्रैक्शनल नंबर्स आए, वरना कैलकुलेशन एरर कर दोगे तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन में फिर। ओके चलो तो 1 5 3 0 1 0 0 0 1 बोलो यही आएगा। यस अब यहाँ तो बेटा अब होगी कैलकुलेशन, अब यहाँ से तो अपन नहीं बच सकते। +5/2 मतलब अब कैलकुलेशन ध्यान से करना, तुमसे विनम्र निवेदन है। फ्रैक्शनल नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन लिख के करना, तुम बहुत गलती का करते हो यहाँ पे। 1/2 ये आ गया। ठीक है नेक्स्ट बोलो। 4/2 -3/2 थर्ड मींस ओ हाँ हाँ ठप, इसको क्यों कर दिया भाई, R2 को बदलना था बस। -4 3 -1 हो जाती कभी कभी गलती। चलो ये हो गया। अब क्या करोगे? अब इस 5 को देखो, सर R1 माइनस कर देंगे -5 यहाँ पे 0 0 है। R3 को नीचे वाले से भी R2 अपन अलग -3 सोच सकते हो, नीचे वाले से भी यहाँ पे तो 0 ही है ये, तो अपन सबसे ये वाला बेस्ट 0 R1 को R1 IR2 -5 R2 कर दे। -3R2 यस सर। ये सब कुछ, अरे तुम आ गए अंकित, तुम्हारी तो लाइट चले सर गई। अभी ज्वाइन हुआ। लाइट चले गई थी ना तुम्हारी यहाँ, तो क्या हुआ था? हाँ सर। आ गई अब लाइट? नहीं सर, शॉक सर्किट हुआ था घर में। ओ शॉर्ट सर्किट, घर में हुआ था कि बाहर हुआ था? घर में हुआ था सर। ओके ठीक हो ना? नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं, मतलब कुछ हो गया, थोड़ा बहुत ही हुआ था। चलो ठीक है। 1 0 5 -R2 ये हो गया, ये हो गया। यही आएगा, यही आएगा ना, एक बार चेक कर लो। यहाँ 5/2 ये दिख रहा है, डिवाइड में जो नंबर आ रहा है ना, ये वो डिटर्मिनेंट इंट्रोड्यूस कर देगा। वो डिटर्मिनेंट जो आता है ना पॉन में, डिटर्मिनेंट है वही वाले से बन रहा है देखो। इसलिए जनरली फ्रैक्शनल बनता ही है इनमें आखिरी में जाके।
तभी नहीं बनेगा जब वो डिटर्मिनेंट 1 आ जाए या वो डिवाइड हो जाए हर एक नंबर से, फिर वरना फ्रैक्शनल में तो दिखेगा ही दिखेगा। चलो अब इधर कैलकुलेशन ध्यान से कर रहा हूँ। 1 माइनस 5 पहले लिख लो, फिर R2 लिखो। ऐसे ही करना तुम भी, मैं फिर कह रहा हूँ बोर्ड में। -23/2 यही आएगा। दूसरे में देखते हैं, 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R2 है -3/2। यहाँ बहुत गलती करते हैं बच्चे पूरा समझाने के बावजूद भी। 17/2। 0 माइनस 5, ये 0 -5 टाइम्स ऑफ R2 है हाफ, तो -5/2 यही आएगा ना? बताओ। यस तुम जितना दिमाग लगाओगे ओरली करने में उतनी बेटर है कि ये लिख लो वैल्यूज। अब मिटा रहा हूं मैं ताकि नोट्स अच्छे दिखे बस। ठीक है, ये आ गया। अब क्या बचा है आखिरी, क्या करोगे आप? R1 minus 3 times of -3 R3. times of R. बहुत सारे तरीके हैं। मैं 3 से डिवाइड, नहीं 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 3 से नहीं, R3 को मल्टीप्लाई नहीं सर, R3 R1 minus 3 times तो R3. R1 को R3 माइनस R ठीक है ठीक है। पहला रो करेंगे ना, तो पहला R3 लिख दिया आपने। अरे 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, भावनाओं को समझो। ये हो गया, तो ये 1, ये 0, ये 0, 1 0 0 0 1, बस सर करीब है। बोलो हित। सर हम ऐसा कर सकते हैं, एक रो का ऑपरेशन लगा उसके बाद एक कॉलम का लगा है, ऐसा कर सकते हैं? बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही continuous कहा से। था, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा तो रो था जब रो ट्रांसफॉर्मेशन आए तो रो से ही करना है। ओके सर। कॉलम का पूछे तो कॉलम से ओके से सर, पर ही कुछ करना ना पूछा होगा तो तुम्हें रो से ही करना है हमेशा। फिक्स कर लो बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं अपन तो रो से ही करना। ओके ओके हमेशा। चलो इधर बताओ जल्दी से अब वैल्यू। आखिरी कैलकुलेशन तुम पे छोड़ता हूँ, वो पूरे लिख लिख के करना, कोई भी ओरली नहीं करेगा। ये तीनों वैल्यू लिख के करो। पहले R1 को -23/2 लिखो, और R3 को लिखो -4, और -3 बाहर है। सब कुछ लिख लिख के बताओ क्या आ रहा है एक्सेल। सर 1/2 -1/2 और 1/2 1/2 -1/2 और 1/2 एग्जैक्ट लिख के करा ना तुल्य? ओरली तो यस नहीं करा? नहीं ओरली सर कोई भी नहीं लिखिए करेगा यहाँ पे। मैं फिर कह रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट में मत रहना कि मेरी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें गए हैं और 100 में से 100 नहीं ला पाते फिर मैथ्स में। और हर साल जो एक ना एक बच्चा लाता है तो कम से कम एक एटलीस्ट बच्चा तो मेरी सुने। चलो खैर ये हो गया। अभी पता है कल मुझसे एक मैंने स्टेटस भी डाला था, एक बच्चा था मेघन, मतलब मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है, IIT रुड़की से पास आउट होके बजाज में उसका प्लेसमेंट हुआ और अभी R&D टीम में ही है वो, डिजाइन R&D डिपार्टमेंट में ही है, हाँ पुणे में पोस्ट हुआ। तो वो कल आया था मिलने, अभी वो बस आज निकल जाएगा वो वापस पुणे के लिए। तो वो आया नहीं था एक्चुअली बहुत समय से मिलने, तो कल आया तो वो यही बोल रहा था कि सर अब तो कुछ बोर्ड या वो तो क्रेज ही नहीं रहा। मुझे आज भी वो दिन याद है, उसने जब पेपर दिया था, मुझे ईयर याद नहीं है, मैंने शायद तुम्हें पहले भी 11 में बताई थी ये चीज कि नहीं, आई डोंट नो बताया कि नहीं मैंने मेघन के बारे में तुम्हें? नहीं सर नहीं बताया था, पर पिछली बार एक सेशन लिया था एक, याद है स्टार्टिंग में जिसमें वो आया था। हाँ आया था वो स्टार्टिंग में। तो मैं यही बता रहा था कि मुझे याद है जब बोर्ड्स का पेपर हुआ था उसके साल में, CBSE बोर्ड में था वो, ब्राइट में ही था शायद वो बच्चा, मुझे स्कूल याद नहीं है। तो पेपर बहुत टफ आया था उस समय का मैथ्स, मतलब इतना टफ आया था कि पार्लियामेंट में भी ये उठा था कि इस पेपर को रद्द किया जाए या बच्चों को मार्क्स दिए जाए, बच्चे बहुत फेल होंगे, ऐसा हुआ था। हाँ ऐसी 14-15 की बात है वो ईयर में। तो उस साल में भी वो पेपर में सिर्फ एक ही बच्चा हमारे यहाँ से लाया था 100 में से 100, और वो मेघन था। मुझे अभी भी याद है जब रिजल्ट आया उसने फटाक से पहले फोन करके ही बोला सर मैथ्स में 100 में से 100, बाकी मार्क्स, अरे सर मैथ्स में 100 में से 100 आया है। बाकी लाया था वो अच्छे परसेंटेज ही लाया था, 96-97 अराउंड लाया था ओवरऑल भी, पर मैथ्स में 100 में से 100 आए, क्योंकि वही मेरे को ईयर में थोड़ा डर लग रहा था कि इस बार कोई 100 में से 100 लाएगा कि नहीं। ठीक है, पिछली बार एक बच्चा था कौन, तरुण लाया था 100 में से 100। ठीक है, हर साल मिनिमम एक बच्चा तो लाता ही है, बाकी 99 पे बहुत मिलेंगे, 99 98 में तो बोर्ड्स में बहुत मिल जाते हैं, पर 100 में से 100 की तो बात ही अलग होती है। तो वो कल मुझे यही बता रहा था कि सर अब तो 100 मार्क का तो क्रेज ही नहीं रहेगा जो हमारे समय पे था। क्यों इस बार? क्योंकि इस बार तो ऐसे ही दे दिए मार्क्स सबको। 50 गुजरात बोर्ड का है ना शायद, 50% 10th के जुड़ेंगे, 25% 11th के जुड़ेंगे, और 25% 12th के अभी तक पहले जो भी प्री बोर्ड्स एंड ऑल हुए हैं। तब इसमें कोई 100 ले भी आएगा तो कोई इतना क्रेज नहीं। तो फिर 11 से फायदा है कि वो अगर 50% से ले रहे हैं
हाँ वही वो वही वही, इसीलिए वो तो बस पास करने का देखो एक तरीका है, क्योंकि 10th में हर बच्चे के मार्क्स ठीक ठाक आ जाते हैं, इसीलिए उन्होंने 12th का रख लिया कि बच्चे पास हो जाए। ठीक है, इस बार पास करेंगे, फेल तो बहुत कम होंगे ही नहीं पूरे इंडिया में, ऐसा होगा। पर वो क्रेज गया ना, अब क्या वो 100 में से 100 का कोई क्रेज रहेगा? बच्चे को भी फील होगा 100 आउट ऑफ 100 का फील? बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक पढ़ने वाले बच्चे को तो हमेशा, जब भी वो होती है ना प्रमोट करते हैं जनरल, उसको दिक्कत ही होती है पढ़ने वाले बच्चे को तो हमेशा। बट जो नहीं पढ़ता है वो भाई पूरा धमाल करता है सब, हम कोर्ट जाएंगे, हमारा पेपर पोस्टपोन करो, ये करो, हमें पास कर दो, ये कर दो। और जो पढ़ने वाला है वो तो हमेशा चाहता है कि एग्जाम हो, भले ही 1 साल बाद एग्जाम हो, बट एग्जाम से ही जस्टिफाई होना चाहिए। 2 साल 1 साल मेहनत करिए भाई, ऐसा है। तो दोनों बच्चे होते देखो अलग अलग, तुम में से भी कुछ बच्चे वैसे होंगे साइड वाले, वो वैसे वाले साइड के होंगे, तो मुझे उस पर डिस्कशन करना नहीं है। बट ये है कि बस थोड़ा सा क्रेज इस साल तो कम ही हो गया, अब 100 का तो मुझे भी क्या क्रेज रहेगा इस बार। बट तुम्हारे समय तो बोर्ड होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो तुम तो मेरे अकॉर्डिंग चलते रहना। ओके चलो खैर, ये हमारा आंसर आ गया है, दिस इज द इनवर्स, दैट इज ए इनवर्स। और अब तुम क्रॉस चेक कर लेना किससे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट है, शायद डिटर्मिनेंट 2 या -2 आएगा शायद, ऐसे डिवाइड में दिख रहा है ना, इसलिए मुझे लग रहा है ना, मेरे को तो वही लग रहा है 2 या -2 आएगा एडजॉइंट, क्या सॉरी इन डिटर्मिनेंट, देख लेना। चलो खैर, क्लियर हो गया यस सभी को? यस यस सर। कोई भी क्वेश्चन हो Yes, जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा कि और कराने की जरूरत है कि अब तुम कर लोगे, तुम्हें हर पॉइंट का रीजन मिल गया है, और वो एरो डायग्राम याद रखना, वो कैसे बनाया, और किस स्टेज पे मुझे दूसरे रो नहीं लेना है, मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, वो मैंने यहाँ भी लिख दिया, और एक यहाँ पे भी आया है ना, यहाँ पे भी आया, किसी और का यूज नहीं कर सकते, बाकी बिगड़ जाएंगे। हाँ तो दिया, अब हो जाएगा क्वेश्चन, तुम्हारे एग्जाम स्कूल में आता है तो दिया। की किस किसी का माइक ऑन हो गया, बंद करो। दिया, आर यू देयर? यस सर। अब हो जाएगा ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा ना? यस सर। चलो ठीक है, अब तुम प्रैक्टिस करते रहो, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब बोर्ड के अपन ने 2 टॉपिक खत्म कर लिए जो इंपॉर्टेंट थे, अब मेंस का एक टॉपिक आता है। एडवांस में तो हर्मिटियन क्यों हर्मिटियन पे आया नहीं है, कॉम्प्लेक्स का ये पार्ट है। मेंस में जनरली ये थ्योरी पे पूछ लेते हैं कभी कभी। तो अब नेक्स्ट थ्योरी जो बाकी है वो है हर्मिटियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ये है भाई हमारी हेडिंग। ओके, ये हेडिंग यूज होती है कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कॉम्प्लेक्स में जनरली ये यूज होती है, पर कॉम्प्लेक्स में याद रखना रियल नंबर भी आ जाते हैं ना, और रियल प्लस इमेजिनरी दोनों आ जाते हैं ना। कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर तो सबसेट ही होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। यस ठीक है, तो ये वाली थ्योरी तुम रियल में भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स में बोला है तो रियल में भी लगेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। चलो, पर जनरली जिसमें इमेजिनरी पार्ट भी रहता है ना, उसमें ये थ्योरी पढ़ाई जाती है। चलो, एक चीज मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, ए के ऊपर थीटा। क्या बताया मैंने, बोलो, ए के ऊपर थीटा। इसका मतलब होता है ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट। क्या बोला मैंने, ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। क्या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना आता है? आई को रिप्लेस करो माइनस आई से, याद आ रहा है कॉन्जुगेट, एक्स माइनस आयोटा वाई। ये तो शायद सभी ने 11वीं में एनसीईआरटी पढ़ी होगी, इतनी तो एटलीस्ट। कॉन्जुगेट में आयोटा को माइनस आयोटा को में बदल देते हैं, और आयोटा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ -1 इमेजिनरी। इतना तो शायद सबको आता होगा। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ए थीटा का मतलब क्या होगा, ट्रांसपोज यू नो वेरी वेल, और फिर क्या लेना है, कॉन्जुगेट भी लेना है। ओके, ये होता है ए थीटा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है? ठीक है, ट्रांसपोज का सिंबल क्या होता है, अब इनके भी अलग अलग सिंबल याद रख लेना। ट्रांसपोज का सिंबल क्या होता है, आपने पहले देखा हुआ है, ए डैश, ए के ऊपर टी लिख देते हैं, या ए के ऊपर स्मॉल टी लिख देते हैं। ये 3 जनरली सिंबल यूज करते हैं ट्रांसपोज के लिए। ए थीटा में तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट दोनों आ जाता है। कॉन्जुगेट का भी कुछ सिंबल होता है, तो कॉन्जुगेट को जनरली करते हैं बार से, याद है ना,
उसमें भी वही करते थे कॉम्प्लेक्स में भी। यस तो ये नोटेशन Yes, sir. भी याद रखना। तो ये नोटेशन भी सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई भी डाउट? नो सर। तो ए थीटा की डेफिनेशन क्या होगी? रो और कॉलम को क्या कर दो? इंटरचेंज, पहला पॉइंट, एंड देन टेक कॉन्जुगेट। सर पहले कॉन्जुगेट ले ले फिर ट्रांसपोज, बेटा वो भी कर सकते हो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। देन टेक कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा। बोलो, किसी को कोई भी डाउट? ऊपर लिख भी दिया, फिर से लिख दिया मैंने, वही है थीटा। और कॉन्जुगेट में कुछ नहीं करना है, जहां कहीं भी आई दिखे उसको क्या कर दो? माइनस आई। अगर कहीं पे माइनस 3 है तो 3 का कॉन्जुगेट 3 होगा, पर अगर 2 + 3 आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। 4 आयोटा है तो -4 आयोटा होगा। ये तो याद आ गया ना इतना? तो यस सर यस सर। अब एक एग्जांपल से एक बार और समझा देता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। 2 + आयोटा ले लेते हैं, 4, 3 + आयोटा 3 i, 1 - आयोटा -i, 2 - 3 आयोटा -i + 1। क्या इसका ए थीटा निकाल सकते हो? 2 आयोटा आयोटा 1 + आयोटा। रो कॉलम को इंटरचेंज भी करना है। 4 का कॉन्जुगेट 4, इंटरचेंज 3, 3 इधर, माइनस आई का आई इधर आएगा, यहाँ 3 - आयोटा हो जाएगा, यहाँ 2 + 3 आयोटा आएगा, यहाँ 1 + आयोटा आएगा। बोलो यही आएगा? मैंने कॉन्जुगेट और रो कॉलम इंटरचेंज दोनों कर दिया है। बोलो जल्दी से, डायरेक्ट कर दिया कि दोनों लिख के बताऊं क्या? कॉन्जुगेट लिख Yes. के और फिर रो कॉलम का ट्रांसपोज, समझ जाओगे ना? नो सर, समझ में आ गया। ए थीटा इज बेसिकली ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, ये भी बोल सकते हो आज के बाद। और क्या बताऊं, सभी बता दिया हर तरीके से मैंने। बोलो यही आएगा ए थीटा? यस यस सर। चलो सबको क्लियर अगर ये है तो आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है। क्या ए थीटा के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना मैंडेटरी है? सोच समझ के बोलना, जो भी हमने ऑपरेशन लगाए। नॉट मैंडेटरी। ये जनरली बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ए थीटा एप्लीकेबल होगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना है। रो कॉलम का इंटरचेंज तो अपन कर सकते हैं। अगर 1 × 3 का मैट्रिक्स है तो 3 × 1 का बन जाएगा। कॉन्जुगेट तो कुछ भी हो उसका कॉन्जुगेट लेना है, हर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट ले लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस बट अब जो अपन पढ़ेंगे, बट अब अपन वो दो टाइप पढ़ लेते हैं जो ऊपर पढ़ाया है, बस इतनी सी थ्योरी थी। अब तो बस एक एक स्टेटमेंट लिखवाना है। हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन में स्क्वायर मैट्रिक्स इज मैंडेटरी। इसमें क्या मैंडेटरी होना चाहिए? स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। इन जनरल ए थीटा में कोई भी जरूरी नहीं रहता है, वैसे ही हो गया। अरे तुम ऐसे समझो, रियल नंबर्स में क्या ए थीटा ए ट्रांसपोज के बराबर ही हो जाएगा? इन रियल नंबर्स यस सर। यस सर क्योंकि कॉन्जुगेट लोगे तो भी सेम ही आएगा। तो ए ट्रांसपोज को बस तुम ए थीटा, मतलब ए थीटा को ए ट्रांसपोज की तरह ही फील करना। तो जो प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज की थी वही ए थीटा में भी लग रही होगी ना, सेम, मतलब सेम टाइप का हो जाएगा, उसी टाइप से। तो तुम्हें यस याद सर। होगा हमने ट्रांसपोज के वक्त दो टाइप के मैट्रिक्स पढ़े थे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांसपोज। बताओ कौन कौन से? सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स में अगर इमेजिनरी भी आ जाए या नहीं भी रहे तो हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन आता है। और जिस तरीके से वहां पे हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा था, यहाँ पे भी स्क्वायर में ही वैलिड है। इज दैट क्लियर? यस सर चलो, यस अगर ये सबको क्लियर है तो बस डेफिनेशन तुम खुद ही बना दो। बताओ, अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है मतलब ए थीटा ए के बराबर आएगा, थीटा कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज, तो हम बोलेंगे उस टाइप के मैट्रिक्स को बोलो क्या? हर्मिटियन मैट्रिक्स। और अगर ए थीटा -a के बराबर आ जाएगा तो पूरे में से माइनस बाहर आ गया तो पूरे में से माइनस बाहर आना चाहिए, एक आध माइनस एक एलिमेंट में नहीं, ये होगा। बोलो एनी डाउट? नो ये हो गया। या इसी को क्या लिख सकते बताओ? ए आई जे
इज इक्वल टू ए जे आई का ट्रांसपोज अगर सेम आ जाए और कॉन्जुगेट, ए जे आई उल्टा हो जाएगा और वो यही तो मेरा ए थीटा है और ये मेरा ए है, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, तो ये हर्मिटियन हो जाएगा हर एक एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू बोला जाए तो। और स्क्यू में बताओ क्या होगा, ए आई जे, ये ए है वो माइनस ऑफ ए जे आई का कॉन्जुगेट हर एक एलिमेंट का, ये ए थीटा मिल जाएगा तो ये माइनस टाइम्स हो जाएगा, तो ये स्क्यू में हो जाएगा। ऐसा भी बोल सकते हैं ना, हमने पहले भी समझा। यस सर। सिमेट्रिक में भी सिमेट्रिक जैसा ही है, क्योंकि रियल नंबर हो जाएंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक इज इक्विवेलेंट टू स्क्यू हर्मिटियन, सिमेट्रिक इज इक्विवेलेंट टू हर्मिटियन। चलो ये भी हो गया। अब जो छोटी मोटी प्रॉपर्टी उस समय पड़ी थी, प्रॉपर्टीज जैसे कि अगर ए और बी हर्मिटियन है तो ए प्लस बी भी हर्मिटियन होगा, ए बी प्लस बी ए भी हर्मिटियन होगा। याद आया? प्रॉपर्टी तो क्रॉस चेक कर सकते हो ना तुम कि इसका डेरिवेशन भी बताऊं, वही सेम एक नया मैट्रिक्स मान के, नहीं सर कर लेंगे। और थीटा ले लेना आप दोनों तरफ। और वही अगर ये हर्मिटियन है तो अगर मैं पूछता, अरे ये क्या हो रहा है, अगर ए बी माइनस बी ए पूछूंगा तो वो क्या होगा, अगर ये दोनों हर्मिटियन है तो ध्यान से देखना स्क्यू आएगा, चेक कर लोगे? यस सर। अगर ये दोनों हर्मिटियन है, ऐसी प्रॉपर्टीज तो तुम कर लोगे ना कि डिराइव करके बताऊं कोई सी, ये वाली देख लेते हैं। चलो ए बी माइनस बी ए का प्रूफ बता देता हूँ, एक छोटा सा प्रूफ। ए बी माइनस बी ए, सबसे पहले इसको क्या बोलोगे, एक नया न्यूज मैट्रिक्स। अब सी का थीटा लेंगे, तो सी का थीटा कैसे लेंगे, ए बी माइनस बी ए का होल थीटा। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ थीटा इज सिमिलर टू ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज Transpose. ऑफ थीटा सिमिलर टू ट्रांसपोज। अब तो तुम सब कुछ कर लोगे। चलो तो ये अलग अलग हो जाएगा, ए बी का थीटा माइनस बी ए का थीटा। याद रखना ए और बी क्या है, इफ ए एंड बी हर्मिटियन है मतलब सिमेट्रिक है। चल मतलब बी थीटा ए थीटा, ए थीटा बी थीटा। अब बी थीटा को क्या लिखूंगा मैं, बी, ए थीटा को ए लिखूंगा, ए थीटा को ए, बी थीटा को बी, उल्टा लिखते हैं, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। और हर्मिटियन है तो ये मेरा सेम ही आएगा, ये हो जाएगा। तो बी ए माइनस ए बी आ गया, जो कि क्या है, माइनस ऑफ ए बी माइनस सी माइनस, थीटा। माइनस बाहर करेंगे तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में। बस इसको उल्टा सीधा मत कर देना, ए बी ए को ए बी लिख दिया, नहीं नहीं, वो कम्यूटेटिव एंड ऑल में करते हैं, माइनस सी। देयरफॉर ए बी माइनस बी ए क्या आ गया, स्क्यू हर्मिटियन। बोलो और कुछ पढ़ना है? बहुत बच्चे बोलते सर ये पढ़ाओ ये पढ़ाओ, लो भाई पढ़ा दिया, कुछ नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन आईआईटी में तो आए नहीं है, मेंस में शायद आ सकते हैं, तो मैंने बता दिया। ये थ्योरी जनरली आईआईटी में नहीं है और इजी है, मतलब कुछ है नहीं। वैसे एक और प्रॉपर्टी क्या बन जाती है जो उसमें याद है, किसी भी मैट्रिक्स को अपन, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन में लिख सकते हैं, याद है, a प्लस ए थीटा पाई 2, ये क्या है, हर्मिटियन। ये एनी स्क्वायर मैट्रिक्स को हर्मिटियन, a माइनस ए थीटा पाई 2, याद आ गया? यस सर, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक जैसा ही है। हो जाएगा, ये हो गया। क्या आगे बढ़े? अब एक आध दो नोट लिखवा देता हूं जिसपे क्वेश्चन आते हैं, तुम डायरेक्ट नहीं सोच पाओ कभी, मान लो तो वो भी लिखवा देता हूं, डायरेक्ट ही बन जाएंगे फिर। इन हर्मिटियन मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स ai रियल ही होने चाहिए ऑलवेज। कोई प्रूफ कर सकता है, सोच सकता है? हर्मिटियन में ये मैंडेटरी है, कोई भी अगर मैट्रिक्स हर्मिटियन है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज रियल होने चाहिए। सर क्योंकि कॉन्जुगेट, बिल्कुल, कॉन्जुगेट लेके भी वो सेम ही रहे, वरना तो माइनस इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर हर्मिटियन कहां से रहेगा, सेम कैसे मिलेगा? और नॉन डायगोनल नहीं, कुछ भी रह सकता है। कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, उसका कोई टेंशन नहीं नॉन डायगोनल का। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, इन स्क्यू हर्मिटियन
इसमें सोच सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और थोड़ा बहुत स्क्यू सिमेट्रिक भी याद है तो सोच सकते हो। तो 0 फिर से सोच। डायगोनल वाला ओनली रियल ओनली डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। लगाओ यार दिमाग। रियल पार्ट 0 होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स का। क्यों? लॉजिकली सोचो। बताऊं क्या एग्जांपल से? वो आ गया, रियल पार्ट का कॉन्जुगेट नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा। हाँ, जब मुझे ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज लेके तो क्या होता है, ए थीटा का अपन जब ट्रांसपोज लेंगे तो सेम ही आते हैं डायगोनल एलिमेंट्स तो। पर हमें फिर कॉन्जुगेट भी लेना है। उस क्यू में एक बाहर माइनस आता है। अगर तुमने डायगोनल में एक को 2 + 3 आयोटा रख दिया तो उसका कॉन्जुगेट तो 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। क्या होल माइनस करके 2 + 3 आयोटा बन सकता है क्या? फिर बाहर निकालने में नहीं बनेगा, नंबर ही बदल जाएगा, एलिमेंट ही बदल जाएगा। और अगर अब तुम प्योरली रियल रखते हो तो 2 का तो कॉन्जुगेट लोगे तो फिर 2 ही आएगा। तो माइनस निकल पाएगा क्या फिर हो रहा आउटसाइड? अगर बाहर माइनस निकाल भी दोगे तो यहाँ माइनस वैल्यू बदल जाएगी, सेम आएगा ही नहीं। तो स्क्यू हर्मिटियन में डायगोनल एलिमेंट्स का क्या होना मैंडेटरी है? डायगोनल एलिमेंट्स का सर रियल के बाद क्या लिखा है? रियल पार्ट 0, रियल पार्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए, या प्योरली इमेजिनरी। डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली इमेजिनरी होने चाहिए। और हर्मिटियन में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? हमेशा रियल होने चाहिए। लॉजिकली सोचोगे, कोई भी एक एग्जांपल लेके देख लो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। और नॉन डायगोनल क्या हाँ होंगे? सर ऐसा ही है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में क्या है? रियल ऑब्लिक कॉम्प्लेक्स, वो कुछ भी, उसका हमें टेंशन नहीं, उसमें कुछ भी मैंडेटरी। और इसी कारण, हाँ एक मिनट, और इसी कारण स्क्यू हर्मिटियन कॉम्प्लेक्स के लिए वैलिड है तो रियल के लिए भी वैलिड है। और रियल में स्क्यू हर्मिटियन बन जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। याद करने का तरीका बता रहा हूं। और स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते 0 हैं? 0, क्योंकि वहां रियल ही पार्ट होते हैं। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक तो रियल में ही डिनोट होता है, और रियल पार्ट तो 0 होता है, तो वो 0 0 0 होगा। पर स्क्यू हर्मिटियन जहां कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट भी है तो उसमें प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे, 0 नहीं बोलेंगे। और प्योरली रियल नहीं बोलेंगे, वो हर्मिटियन में बोलेंगे वैसा। क्लियर हो गया? याद कर लोगे? यस सर। एक आखिरी जो पार्ट इसमें बचता है वो भी पढ़ा देता हूं मैं। शायद मैंने पहले बताया था कि ये वर्ड अलग होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स। याद है? यस सर। यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो तुम्हें पता है। यूनिटरी ऑब्वियसली, अब ये कैसे रिलेट होगा जरा ध्यान देना। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स में वैलिड होता है, मतलब रियल में भी वैलिड है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड जो मैट्रिक्स बनती है, सिमिलर टू, बस ये लिख दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। सिमिलर टू, पता है किसके सिमिलर होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। याद आया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की सब चीजें? यस सर। जहां जहां भी ऑर्थोगोनल से रिलेटेड कुछ पढ़ा है बस वही है। ए इंटू ए ट्रांसपोज, या ए ट्रांसपोज इंटू ए आई होता है। तो यहां क्या होगा बताओ? ए इंटू ए थीटा ट्रांसपोज, यहाँ पे थीटा बोलेंगे ना, कॉन्जुगेट भी लेना पड़ता है, या ए थीटा इंटू ए आई बनेगा। अगर एक आई बन रहा है तो दूसरा भी बनेगा, वो कम्यूटेटिव ही होता है। के आई होता है तो भी कम्यूटेटिव होता है, वो तो मैंने बताया हुआ है। ये वाला याद रख लोगे? तो अपन ए को क्या बोलेंगे? यस सर। तो अगर ऐसा हो तो यूनिटरी मैट्रिक्स। एग्जांपल दूं क्या? एक एग्जांपल याद कर लो, एक एग्जांपल काफी है बस। 1/√2 1/√2 0 माइनस i/√2 i/√2 0 0 0 और 1। ये होता है यूनिटरी मैट्रिक्स। याद रख लोगे? तुम करके देख लो, करो सॉल्व करो, पता ना क्या करना है। ट्राई करोगे घर पे जाके? एक बार ट्राई कर लेना खुद, ये देखना आई निकल के आएगा। आई तो पता ही है तुम्हें। और अगर ऐसा है सर ये कोई मैट्रिक्स के लिए हाँ बेटा, स्क्वायर में ही बात करेंगे, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में ए इनवर्स ए थीटा के बराबर होगा। ये भी बोल सकता हूं ना, ए इनवर्स से प्रायर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हट जाएगा, ए थीटा मेरा ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा।
और बाकी तो तुम्हें पता ही है। क्लियर हुआ? यस यस सर। चलो ये पार्ट हो गया। अब उसके बाद अपना वो एक पार्ट जरूर आता है, क्या बोलते हैं, लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स। वो तो मैंने तुम्हें बोला है ना, वो तो अपन आखिरी में पढ़ेंगे जब टाइम मिलता है आईआईटी के वक्त, तो वो भी एक्स्ट्रा चीज है, देख लेंगे। मैंने हालांकि सिमिलर मैट्रिक्स बता दिया है तुम्हें ना, कौन से एग्जांपल्स होते हैं वो भी याद करने को तुम्हें बोला हुआ है। अब उसके बाद एक आखिरी पार्ट बचता है, बोलो अब क्या बचता है? हाँ बोलो। सर इसमें भी ए इंटू ए हर्मिटियन अगर आई हो तो ही ना सर, ए इंटू ए हर्मिटियन इज इक्वल टू ए हर्मिटियन हाँ इंटू हाँ, ए ये इन बाई की जनरल नहीं होता, जनरल। ओके सर। इन जनरल वही ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी सेम चलती है। ओके सर। ठीक है, मैंने तो बहुत डिटेल में ही पढ़ा दिया, खैर ये सब याद रख लेना आप तुम, उम्मीद करता हूँ। ये पूरी थ्योरी हो गई, इनवर्स का हो गया, और एक स्टार्टिंग में जो था 3 चीजें पढ़ ली जो बची हुई थी। एक आखिरी चीज और बचती है, बताओ और क्या बचता है, किसी को याद है? रैंकिंग। हाँ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये भी सिलेबस में नहीं है, हायर मैथ्स का पार्ट है, बट फिर भी मैं पढ़ाता हूँ ये, क्यों तुम्हें पता चलेगा क्यों। थोड़ा सी पार्ट है, बहुत टफ नहीं है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये आखिरी पार्ट बचता है। कोई इसके अलावा कुछ और बचा है क्या? मेरे ख्याल से सब हो गया है, सब कुछ पढ़ा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने। अब तुम अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना क्लास नोट्स को, ओके। चलो रैंक ऑफ मैट्रिक्स अपन पढ़ते हैं। हाँ जी, क्यों साहिल, कुछ समझ में आया था कुछ पढ़ के रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स? थोड़ा थोड़ा सा आया था क्या आया था थोड़ा सा, वो बताओ, बोलो बोलो, क्या आया था थोड़ा सा समझ में, मुझे भी समझा दो थोड़ा सा। व्हाट डू यू मीन बाय रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स? हाँ बोलो। फिर कुछ ऑर्डर माइनस कुछ करके किया था। ऑर्डर माइनस करके कोई, चल समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक 3x3 का मैट्रिक्स मानते हैं। ये 4x4 में भी वैलिड है रैंक, 5x5 में भी वैलिड है, सब में वैलिड है। जनरली जो 3x3 हम पढ़ते भी हैं, हम 3x3 में ही समझते भी है इस चीज को पहले, ठीक है। चलो तो कोई भी एक मैट्रिक्स 3x3 की मान ले, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स भी ना मैट्रिक्स मेथड से भी निकलती है, बहुत अलग अलग मेथड्स होती है इसकी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी निकालते हैं लोग, क्या पता क्या क्या, जब तुम हायर मैथ्स पढ़ोगे कॉलेज में जाके। मैं तुम्हें सिर्फ एक मेथड बताऊंगा जो आसान है 12th के रिलेटेड देखा जाए तो, डिटरमिनेंट टेक्निक से। यूजिंग व्हाट, बोलो? डिटरमिनेंट टेक्निक। अब ये डिटरमिनेंट टेक्निक से रैंक क्या निकलती है और रैंक होता क्या, हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस एक रैंक डिफाइन करी गई है। रैंक इज नॉट ऑर्डर इन जनरल। सुनना ध्यान से। केस नंबर 1, मान लो तुमने ए का डिटरमिनेंट निकाला और वो नॉट इक्वल टू 0 आया। पॉसिबल है ना, किसी भी मैट्रिक्स का तुमने डिटरमिनेंट निकाला और वो नॉट यस इक्वल सर। टू 0 आ जाए। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो जो रैंक होगी वो ही मेरा ऑर्डर होगा। ओ रेंज लिख दिया मैंने गलती से, रैंक इज इक्वल टू ऑर्डर। याद रख सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स की रेंज निकालनी, रैंक निकालनी हो, नॉट रेंज, डिटरमिनेंट निकालो, नॉट इक्वल टू 0 आए, रैंक इज इक्वल टू ऑर्डर। यस और नो, याद रख लोगे? यस सर। ठीक है, चलो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अब क्या हो सकता है, खुद ही सोच के बताओ। 0 आ जाए, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू तो 0, 0 का मतलब इक्वल टू क्या? 0। 0 यार। तो अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, 2 होगी या 1 होगी या 4 होगी, 0 होगी, क्या होगी? तो ये कंफर्म कर लेना कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आएगा तो रैंक ऑर्डर से कम होगी, गारंटीड। याद रख लोगे, रैंक ऑर्डर से कम होगी, यस सर। गारंटीड। मैक्सिमम मतलब रैंक ऑर्डर के ही बराबर हो सकती है, और वो कब होगी, जब ये होगा। मान लो अब डिटरमिनेंट ए 0 आ गया, तो अब 2 ही बोल देंगे क्या अपन सीधे डायरेक्ट, अगर 3 है तो, या 4x4 है तो 3 बोल देंगे क्या? फिर नहीं, चेक करेंगे। अब यहाँ पे चेक होगा, चेक द डिटरमिनेंट्स। तुम्हें फिर से डिटरमिनेंट ही चेक करना। सर अब कौन सा डिटरमिनेंट, अब तो 0 आ गया। अरे रुको बेटा, अभी और भी डिटरमिनेंट्स है इसी में, पता है? ऑल 2x2 टाइप पॉसिबल मैट्रिक्स।
which can be formed from 3 क्रॉस 3 गिवन मैट्रिक्स। मतलब अगर 4 क्रॉस 4 होता तो क्या बोलता मैं, 3 क्रॉस 3 की मदद से अपन देखते, फिर एक एक नीचे आते जाते हैं अपन, ऐसा है। मैं समझाता हूं क्या है ये पॉइंट। हमें डिटरमिनेंट चेक करना है, सभी पॉसिबल 2 क्रॉस 2 के जो मैट्रिक्स बना सकते हो इस 3 क्रॉस 3 की मदद से। बताओगे क्या क्या बन सकते हैं? मेरे को तो दिख रहे हैं, ये वाले 4 ले लूं, बोलो 2 क्रॉस 2 बनेगा एक मैट्रिक्स? जैसे दिए वैसे ही लेना है। यस सर। या और बताओ, और बताओ, ये 4 ले लूं, यस और नो? सभी टाइप के, अभी और भी बनेंगे बहुत सारे। यस सर। ये और ये ले लूं, और कोई बताएगा और कौन से हो सकते हैं? मैं बताता हूं, ये और ये ले लूं, 4 बिंदु देखो, समझ आ रहा है? पहले A11 होगा, फिर A13 होगा, फिर A21 होगा और A23 होगा। और बताऊं? और सर बेसिकली कोफैक्टर्स के बस उसमें माइनस A22 हाँ, A23 A32 ये ले और सकते हो, A23। मतलब जरूरी नहीं कॉन्जिक्यूटिव हो, इधर वाला ले लूं, इधर वाला ले लूं, इधर वाला ले लूं, इधर वाला ले लूं, मतलब समझ में आ गया है कितने पॉसिबल बन सकते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मतलब क्या है? सबको समझ आ गया? बहुत सारे बनेंगे बेटा, ये यस सर। बनेंगे 4, ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, ये और ये, ऐसे भी बनेंगे। तो ऐसे 2 क्रॉस 2 के ढेर सारे बनेंगे। उन सभी 2 क्रॉस 2 का तुम्हें क्या देखना है? ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट देखना सभी का। अगर एटलीस्ट 1 नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, 1 डिटर्मिनेंट किसी भी एक का भी क्या हो जाए बोलो, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, किसी भी नॉट एक का इक्वल भी टू 2 0। क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू हो जाए, तो हम बोलेंगे रैंक इक्वल टू ऑर्डर -1 दैट इज 2 हो जाएगा। 3 क्रॉस 3 में तो 3 हो जाएगा। और अगर 4 क्रॉस 4 का होता तो उसमें 3 क्रॉस 3 के देखते सब, और एक का भी अगर नॉन जीरो हो जाता तो अपन रैंक क्या बोलते? 4 की 3 की 2 3 बोलते थे। तो अब क्या करोगे? मान लो सब, अब कौन सी चेकिंग होगी? इफ ऑल 2 क्रॉस 2, जनरली 3 क्रॉस 3 का ही पूछते हैं, वरना 5 क्रॉस 5 का भी अपन को ऐसे छोटे छोटे में जाना पड़ता है। इफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पॉसिबल मैट्रिक्स ऑल डिटर्मिनेंट क्या हो जाए? सबके सब बोलो 0 हो जाए। तो अगर सबके सब 0 हो गया तो अब क्या हो जाएगी रैंक? क्योंकि यहाँ पे तो अब आगे मैं क्या जाऊंगा, अब किस पे जाऊंगा? अगर सब 0 हो जाएंगे तो अपन आगे फिर बढ़ते हैं किस पे? थर्ड, उसके बाद वाले पे। अब किस पे जाओगे? 1। अब अपन चेक करेंगे 1 क्रॉस 1, और 1 क्रॉस 1 तो ऑल एलिमेंट्स की बात करूंगा। अब यहाँ पे तो ये हर एक एलिमेंट हो जाएगा, एवरी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स जो गिवन है मैट्रिक्स में वो सभी 1 क्रॉस 1 के ही होंगे ना। टोटल 9 है ना 1 क्रॉस 1 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर एटलीस्ट 1 एलिमेंट, एक भी एटलीस्ट एक एलिमेंट भी क्या हो जाए? नॉट इक्वल टू 0, तो रैंक क्या हो जाएगी? ऑर्डर -2, मतलब 3 - 2 इज इक्वल टू 1। बोलो यही होगा ना। और आखिरी कौन सा केस बचेगा? सब के सब, मतलब नल मैट्रिक्स। इफ ऑल एलिमेंट्स क्या बन जाए? 0, सभी 0 है, 0 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 0। क्या क्या अब तुम्हें क्या लगता है रैंक क्या हो जाएगी? 0। अरे अब क्या बचेगा? रैंक 0। तो अब यहाँ पे दो चीजें, कोई कोई बुक नल मैट्रिक्स की रैंक को बोलते हैं, कोई कोई किताब वाले नल मैट्रिक्स की रैंक को बोलते हैं 0, तो कोई कोई बुक बोलता है कि रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज, बोलो, नॉट डिफाइंड। रैंक डिफाइंड ही नहीं होती है, मतलब 0 कभी भी किसी की रैंक नहीं हो सकती है। किस लॉजिक से बोल रहे हैं नॉट डिफाइंड? नॉर्मली रैंक जब अपन बोलते हैं ना क्लास में कौन फर्स्ट है रैंक बोलते, तो रैंक 0 बोलते हैं क्या अपन? नहीं बोलते हैं जनरली, ठीक है। बट यहाँ पे कोई किताब वाले इसको रैंक 0 बोल देता है। मेरे अकॉर्डिंग जो फील होता है वो है नॉट डिफाइंड वाला, कुछ किताब वाले नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। तो दोनों चीजें हैं, वो मैंने तुम्हें बता दिया। एनी डाउट?
साहिल। सर सेकंड हाँ। मतलब सर 3x3 में सेकंड केस पॉसिबल होगा? कौन सा केस? सब पॉसिबल है केस, सब कुछ पॉसिबल है। मतलब एलिमेंट्स सर को देख अगर के। खाली एक ही एलिमेंट मतलब नॉन जीरो है तो सर डिटरमिनेंट तो पहले ही जीरो जाता ना सर। डिटरमिनेंट पहले जीरो हो जाता? क्या बोल रहे हो तुम? अगर एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो ऑर्डर वन हो जाता फिर। क्या बोल रहे हो तुम? डिटरमिनेंट क्या निकाल रहे हो? 1x1 का क्या डिटरमिनेंट होता है? नंबर इटसेल्फ ही होता है ना। इसका डिटरमिनेंट क्या है? सर 2। 2। हाँ सर वो बोलो नहीं बोल रहा हूँ सर। तो। सर पहले हमने 3x3 मतलब सर 3x3 हमारा एक हाँ मैट्रिक्स था। हाँ हाँ। उसके बाद सर फिर हमने उसको मतलब उसका अगर डिटरमिनेंट मान लिया। लो डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया तो फिर सब 2x2 के चेक करेंगे। अगर सब जीरो हो गए, अगर एक भी नॉट इक्वल टू जीरो तो 2 हो गया। समझ आ रहा है? हाँ सर समझ गया सर। ठीक है। अगर सब जीरो हो गए 2x2 के तो फिर 1x1 में मतलब हर एक एलिमेंट ही चेक करना है। और ऐसे ही अगर n×n का मैं बोलता, क्यों साहिल, n×n के लिए डेफिनेशन तुम दे सकते हो खुद? बोलो साहिल। इसमें check n फिर n-1 n-2 ऐसे जाते ही जाएगा पीछे तक फिर, और हर पॉसिबल फिर देखेंगे। इज दैट क्लियर? और अब तुम बोलोगे कि सर ये yes कहाँ यूज होता है ये लॉजिक। तो एक प्रॉपर्टी है, बस आज का हमारा पार्ट खत्म होने वाला है और ये चैप्टर्स दोनों भी खत्म होने वाले हैं। एक प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी तक बताई नहीं थी, और उस प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन हमारे ही मॉड्यूल का सेकंड्स में क्रैक कर दोगे, जो कि फिर लंबा भी जा सकता है। क्या है वो प्रॉपर्टी? बोलो साहिल, क्या प्रॉपर्टी है वो क्वेश्चन में अभी तो ये समझाया सर था, उस क्वेश्चन में याद करो। सर उसमें उसमें नहीं लिखा था, उसमें बस लिखा था रैंक कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग मेथड 2 रैंक कॉन्सेप्ट। मेथड 1 a² = a वाला था और मेथड 2 रैंक कॉन्सेप्ट। अच्छा, और प्रॉपर्टी कुछ नहीं शायद बताया? अच्छा नहीं लिखी थी, चलो अब लिख लो। इन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी आती है रैंक के थ्रू। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का ट्रेस इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है हमेशा। बस ये प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मुझे इतना सब बताना पड़ा, और बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन इस लॉजिक से क्रैक हो जाएंगे अगर रैंक तुम मिनटों में निकाल लोगे तो ट्रेस ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। यस और नो? यस और नो? ट्रेस, नॉट इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ आइडेम्पोटेंट, ट्रेस निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? याद रख सकते हो? yes यस सर। अब वो क्वेश्चन yes देख ले एक बार। वो क्वेश्चन क्या था साहिल, याद है क्या? सर उसमें k1 मैं हाँ ये भेजू सर। मिल गया हमारे ही मॉड्यूल का इंटीजर टाइप सेक्शन एफ का एक क्वेश्चन है, जो शायद तुमने कर लिया होगा, ऐसा नहीं है। पर देखो इस कॉन्सेप्ट से तो तुम बिना पेन उठाए कर सकते हो। इन मैट्रिक्स से मतलब थोड़ा बहुत सॉल्व, पहला डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा बस। λ1² λ1 λ2 λ1 λ3 λ2 λ1 λ2 स्क्वायर λ2 λ3 λ3 λ1 λ3 λ2 λ3 स्क्वायर, ये मैट्रिक्स है। इस आइडेम्पोटेंट दे दिया, इफ एक कंडीशन और दे दी सर ये इसका लैम्डा। अगर भी होगा। हाँ हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा, मैंने मना नहीं करा, तुम्हें अभी बोला, इसलिए मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं था ये। इक्वल टू के, ठीक है। वेर एक कंडीशन और दे दी, λ1 λ2 λ3 आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। तुमसे पूछा जा रहा है 10 प्लस के मॉड -3। अब ये डिटरमिनेंट मत बोल देना, के एक वैल्यू है, स्केलर वैल्यू है, तो ये मॉड ही होगा ना, ये मॉड ही होगा ना ऑब्वियसली। डिटरमिनेंट हो सकता है क्या वैल्यू का डिटरमिनेंट? ये मॉड है, नो सर। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है। तो बोलो, क्या तुमसे यहाँ आइडेम्पोटेंट का ट्रेस पूछ रहे हैं? पढ़ के देखो। yes इधर जो तुमसे पूछा जा रहा है, ये जो k है इन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, के यहाँ पे क्या है बेसिकली, देखो ट्रेस है, ट्रेस ऑफ है। क्या वही रैंक के बराबर होता है? yes तो जरा मुझे इस पूरे मैट्रिक्स का रैंक निकाल के बताओगे ओरली? बहुत इजीली निकल जाएगा, तुम ध्यान से देखोगे तो।
कैंसिल आउट हो रहा है, सब कैंसिल आउट हो रहा है, 0 0 0। इसी का कोफैक्टर देखो, सबके कोफैक्टर 0 आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस। और यहाँ पे ये जो मैंने लिखवाया था ना ऑल 2x2, कुछ बच्चों ने बोला भी था, ये जो 2x2 वाले जितने भी बनेंगे वो कौन से होंगे बताओ? ऑल द कोफैक्टर्स वैल्यू, यही होंगे ना 3x3 के रिस्पेक्ट में, तो वही होंगे ना कोफैक्टर्स की वैल्यू, सब कोफैक्टर्स ही तो होंगे। और यहाँ सभी कोफैक्टर्स भी 0 आ रहे हैं, खैर वो देखेंगे बाद में अपन। डिटर्मिनेंट ए 0 आ रहा है, ठीक है। चलो अब 2x2 के देखो, अब कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट? कोई सा भी 2x2 उठा के देखो, ये लो ये लो ये लो ये लो, आ रहा है कि नहीं 0? बिल्कुल आ रहा है। ये देखो, जीरो देखो ये देखो ये देखो ये देखो, जितने भी कोफैक्टर्स है वो सभी कोफैक्टर 0 हो रहे हैं, तुम्हारे हर एक के कोफैक्टर 0 हो रहे हैं, तुम किसी का भी उठा के देख लो, ये ये देख लो, ये भी 0 आ रहा है, करके देख लो, निकाल के देख लो ट्रीटमेंट, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 हो गया। तो अब किस पे जाएंगे? थर्ड 1x1 में। हमें तो एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो बोला था, यहाँ पे तो सभी एलिमेंट्स नॉन जीरो है ना। वी हैव नॉन जीरो एलिमेंट, तो नॉन जीरो एलिमेंट हो गया, तो रैंक कितनी हो गई? 1। 3 - 1 ऑर्डर -2 मतलब 1। और अगर रैंक 1 हो गई तो ट्रेस भी कितना हो जाएगा? 1। तो अगर ट्रेस 1 हो गया तो K1 आ गया, तो 10 + 1 का मॉड -3 11 -3, क्या 8 आंसर दिया है इसका? यस सर। यस सर। यही है। तो क्या इस लॉजिक से बस ये क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है? ऐसे आईआईटी और भी कोई दूसरे क्वेश्चन में पूछ सकती है कि तुमने आइडेम्पोटेंट क्रॉस चेक कर लिया और फिर ट्रेस की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो रैंक कॉन्सेप्ट से तुम कर सकते हो आईआईटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी। अगर ये नहीं पता होता तो क्या करते हैं? क्यों, कैसे करते हैं? A square equal to A square मिल equal to जाएगा। A को equal to कंपेयर डायरेक्ट आ करो, रहा है सर। उससे भी आ रहा है, वो देख लेना। बट रैंक कॉन्सेप्ट से समझ में आया? रैंक समझ में आ गई कॉन्सेप्ट? ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट था, याद रखना, आ सकता है रैंक पे डायरेक्ट, जैसे कैरेक्टरिस्टिक पे डायरेक्ट नहीं आता तो रैंक पे भी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ही टाइम भी हमारा हो गया है, इस चैप्टर का डी एंड फाइनली हो गया मेरी तरफ से। अब तुम जितना करो उतना कम है। कितने लेक्चर्स लग गए टोटल? बहुत लग गए रे, बहुत लग गए। खैर छोड़ो, अब तुम प्रैक्टिस करते रहो, और कुछ रहेगा तो देख लेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो जितनी क्लास हो उतनी कम होती है। तो यहाँ हम वाइंड अप करते हैं, एंड वो कल से अब क्या पढ़ना शुरू करेंगे? लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड तीनों आएगा। उसके लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, 11 के मेरे पूरे क्लास नोट्स एंड आरडी शर्मा क्लास 12 की ओपन रख के रखना, क्योंकि सबसे पहले आरडी, अपन सबसे पहले एनसीईआरटी आरडी से शुरू करते हैं। तुम्हारे लिए भी मैं यही बोलूंगा, एनसीईआरटी आरडी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन बहुत डिटेल में दिया हुआ है। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन आरडी में बहुत है, शॉर्ट एग्जांपल, तुम्हें सिर्फ शॉर्ट एग्जांपल करना है, और कोई नहीं आए समझ में तो पूछ लेना आरडी करते समय। ठीक है, फिर से अब हमें एनसीईआरटी आरडी पे पहले आ जाना है, फिर मॉड्यूल, क्लास नोट साथ साथ चलेंगे, और फिर कोई भी हाई लेवल की बुक। ओके, अटेंडेंस ले लेना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।